Very good morning, friends. Today, let us have a brief overview of the various case laws. I hope my screen is visible to you. First of all, there are Supreme Court case laws. So in Supreme Court, I think there are 25 or so, 25 case laws are there in Supreme Court. 27. So 27 case laws are there in Supreme Court. Some of the case laws are old, like innovative industries. Ab innovative industries mein kya hua? This pertains to section 7 and section 238 of the IBC. And then it talks of section 4 of the Maharashtra Relief Undertakings Act. And then it talks of article 254 list 3 7th schedule of the Constitution also. Basically इसमें हुआ क्या था? This was the case prior to IBC. ये IBC आने से पहले का केस है. तो एक कंपनी का डिफॉल्ट था, ठीक है. तो आपको मालूम है कि जब ये आईबीसी नहीं आया था तो प्रायर टू आईबीसी देयर वाज ए सीडीआर मैकेनिज्म, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग का एक मैकेनिज्म होता था, वो भी आरबीआई से गवर्न होता था. तो कंपनी मेड अ डिफॉल्ट इन फाइनेंशियल डेट एंड इन कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर हैज टू इन्फ्यूज फंड्स ऑन सर्टेन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय सीडी. तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे इसके फाइनेंशियल क्रेडिटर थे, बहुत सारे बैंकर्स थे जिन्होंने इसको लोन दे रखा था. और सीडीआर में ये होता है कि भाई ये लोग भी कुछ पैसा लाएंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है. अब ये क्योंकि महाराष्ट्र में बेस्ड थी अंडरटेकिंग इनोवेटिव इंडस्ट्रीज, तो इसमें क्या हुआ था कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग्स एक्ट लगता है. महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग्स एक्ट बेसिकली इज अ लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन. उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अगर सिक है तो वो क्या करती है, उसको कुछ मॉरेटोरियम मिल जाता है. और मॉरेटोरियम भी कितना मिलता है? 1 से 1 साल तक का मॉरेटोरियम उसको मिलता जाता है. शायद 14 साल या 15 साल तक का मॉरेटोरियम इस तरह से उसको मिल जाता है, ठीक है. तो अब इसमें हुआ क्या कि इसी ने कहा कि भाई देखो ऐसे है, जब आईबीसी आया तो आईसीआईसीआई बैंक चला गया आईबीसी में. इसने सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगा दी इनोवेटिव इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में कि लो जी इनोवेटिव ने डिफॉल्ट किया है और मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर हूं, तो मेरी सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगे. इनोवेटिव इंडस्ट्रीज ने बोला ऐसा है जी, ये तो हम तो महाराष्ट्र में हैं, हमारे पास तो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट लगता है. उसके अलावा जो हमारे पास सीडीआर मैकेनिज्म था, सीडीआर मैकेनिज्म में हमारा एग्रीमेंट हुआ था इन बैंकर्स के साथ में कि दे हैड टू इन्फ्यूज सर्टेन फंड्स. तो कुछ ने फंड्स दिए, कुछ बैंकों ने, कुछ ने नहीं दिए. उन्होंने कहा तुम पहले ही पैसा नहीं दे रहे, तुम हम और तुम्हें क्यों दे दें. तो इन्होंने कहा जी हम पर तो मॉरेटोरियम लगा हुआ है और ये 1 साल करके वो बहुत सारे पीरियड तक एक्सटेंड हो सकता है. तो उन्होंने कहा जी ये तो 17 तक हमारा जो है ये एक्सटेंड हो सकता है. उसका बेसिक पर्पस क्या है? ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना फैले. भाई अगर कोई आदमी डिफॉल्ट कर रहा है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मॉरेटोरियम, तो ये नहीं, वरना क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी तो लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे. तो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट इसलिए लाया गया था. लेकिन वो एक स्टेट लेजिस्लेशन है, वहां पर भी नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है. नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज क्या होती है? नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज का मतलब ये होता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर एक्ट, ठीक है. ये ऐसी क्लॉज हर एक में लिखी रहती है, चाहे किसी भी कानून में कुछ लिखा हो तो हमारे वाले कानून की बात मानी जाएगी. ऐसा महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट में भी लिखा हुआ था और ऐसा ही आईबीसी में भी लिखा है. अब आईबीसी इज अ सेंट्रल लेजिस्लेशन, ये जो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग है ये स्टेट लेजिस्लेशन है. तो बात ये आई भाई किसकी सुप्रीमेसी चलेगी, तो नेचुरली आईबीसी विल होल्ड, ठीक है ना. और फिर आर्टिकल 254 भी बात करता है, लिस्ट 3 भी बात करती है, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वहां पर ये होता है कि भाई अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल लेजिस्लेशन और स्टेट लेजिस्लेशन के बीच में, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है ये होल्ड करता है, ठीक है. उसकी सुप्रीम सबसे पहले तो वो ट्राई करते हैं कि दोनों कोएग्जिस्ट कर लें. अगर कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है और एक को वन हैज टू गिव वे टू द अदर, तो उस केस में क्या होगा कि सेंट्रल लेजिस्लेशन विल होल्ड, ठीक है. अब इसमें एक बात और भी थी कि जो इनोवेटिव के डायरेक्टर्स थे इन्होंने अप्लाई किया था ऑन बिहाफ ऑफ इनोवेटिव. ये भी क्वेश्चन उठा कि भाई डायरेक्टर्स की तो पावर ही सीज हो जाती है, तो डायरेक्टर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो इसमें जस्टिस नरीमन का था ये जजमेंट. तो उन्होंने कहा ठीक है जी, पहला केस है तो हम इसमें जो है हम अलाउ करते हैं डायरेक्टर्स को भी अपील. इस बात पर, इस टेक्निकल ग्राउंड पे हम इस केस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है.
तो एक कई इश्यूज क्या है, एक तो यह है कि वेदर डायरेक्टर्स ऑफ सस्पेंडेड बोर्ड वेदर दे कैन फाइल अपील ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, तो सुप्रीम कोर्ट सेड नो, but once IRP is appointed, directors are no longer in management of the company, but they still chose to ignore this defect in the application and they allowed this application on behalf of directors. ठीक है. Another point was whether appellant has have any vested right under Maharashtra Relief Undertakings Act and whether it can be interfered with by IBC. No, IBC being a central legislation, it will prevail over a state legislation. ठीक है. अब इसमें ये आ गया कि वेदर जो महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट है वेदर इट इज रिपग्नेंट टू आईबीसी. क्वेश्चन ये भी रिपग्नेंसी वाला भी पॉइंट डिस्कस किया गया कि भाई अगर कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन है और कोई स्टेट लेजिस्लेशन है, उनमें कोई रिपग्नेंसी है, मतलब कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, एक कुछ बोल रहा है एक कुछ बोल रहा है. तो वो कहते हैं भाई इसके कुछ रूल्स है. रूल्स क्या है, अगर स्टेट लेजिस्लेशन जो है और सेंट्रल है तो सेंट्रल विल प्रिवेल. उसके अलावा फिर लेटर लेजिस्लेशन विल प्रिवेल, कि भाई एक पहले बना एक बाद में बना. जो बाद में बना तो वो ये मान के चलते हैं कि लॉ मेकर्स को पहले वाले लेजिस्लेशन का भी आइडिया था और उन्होंने उसकी कमियां दूर करने के लिए दूसरा लेजिस्लेशन लाए. तो दोनों ग्राउंड्स पर लेटर लेजिस्लेशन भी आईबीसी हमारा महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग एक्ट पुराना है, ठीक है, और वो फिर वो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, ये स्टेट था. तो इन्हीं तीनों ग्राउंड्स पर उन्होंने कहा कि दिस विल होल्ड. ठीक है. तो वेदर इट इज रिपग्नेंट महाराष्ट्र रिलीफ अंडरटेकिंग, तो इन्होंने कहा यस, as under Maharashtra Relief Undertakings Act, state government can take over management of undertakings and impose moratorium in the same manner as that contained in the code. ठीक है. अदर प्रिंसिपल्स इसमें क्या डिसाइड हुए कि in respect of default of a financial debt owed to any financial creditor of a corporate debtor, it need not be debt owed to the applicant financial creditor. मतलब ये भी कहा कि भाई ऐसा है कि सेक्शन 7 ये बोलता है कि जो डिफॉल्ट है वो जरूरी नहीं है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन लगा रहा है उसका ही हो. ठीक है, किसी दूसरे का भी हो सकता है, टू एनी फाइनेंशियल क्रेडिटर. दूसरा ये है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज टू असर्टेन दैट डिफॉल्ट हैज अकर्ड. तो एप्लीकेशन टू बी एडमिटेड इफ डिफॉल्ट इज असर्टेन्ड irrespective of whether the debt is disputed or undisputed. जैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर में क्या होता है, जो सेक्शन 9 वाली एप्लीकेशन है वो तभी एडमिट होती है अगर कोई अनडिस्प्यूटेड डेट है. उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ये जो है कि कोई रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है आईबीसी हमारा, ठीक है ना. लेकिन जो सेक्शन 7 की एप्लीकेशन है उसमें चाहे डेट डिस्प्यूटेड भी हो तो भी एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी, सिर्फ डिफॉल्ट देखना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. ठीक है. डेट्स टू बी ड्यू एंड रिमेन अनपेड फुल्ली और पार्टली. उन्होंने देखना कि डेट ड्यू हो गया और फिर अनपेड है, चाहे फुल्ली हो या पार्टली अनपेड हो, बस तब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन एडमिट कर ले. ठीक है. तीसरा पॉइंट इसमें ये कहा गया कि नॉन इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स बाय एफसी कैन नॉट बी द रीजन फॉर डिफॉल्ट, क्योंकि इसमें जो इनोवेटिव इंडस्ट्रीज है इन्होंने ये भी प्ली लिया था कि जी ऐसा है, सीडीआर में इन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था कि ये भी कुछ फंड्स इन्फ्यूज करेंगे. कुछ ने फंड्स इन्फ्यूज किए, कुछ ने नहीं किए, कुछ ने कहा जी हमारे बैंक से अप्रूवल आना है. तो उन्होंने कहा कि आप इन्होंने किसी ने अगर फंड्स इन्फ्यूज नहीं किए तो ये कोई रीजन ऑफ डिफॉल्ट नहीं हो सकता, मतलब दिस कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर डिफॉल्ट. और आईबीसी 2016 इज बेस्ड ऑन यूके लॉ, क्योंकि क्या है कि यूके लॉ में क्या है, यूके लॉ में ये है कि क्रेडिटर्स टेक चार्ज. ठीक है. और जो यूएस लॉ है, यूएस लॉ में क्या होता है, यूएस लॉ में ये है कि जो मैनेजमेंट है, जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है वही कंट्रोल में रहती है. जैसे पहले होता था, आईबीसी आने से पहले क्या होता था, चाहे कंपनी एक्ट हो या कुछ भी हो, कहीं भी वाइंडिंग अप वगैरह की पिटीशन लग जाती थी तो मैनेजमेंट के पास ही कंट्रोल रहता था. ठीक है ना, जब तक लिक्विडेशन ऑर्डर ना हो जाए. लेकिन ये यूके लॉ क्या कहता है, यूके लॉ कहता है कि भाई जो मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट इस चीज को नहीं संभाल पा रही तो लेट क्रेडिटर्स टेक ओवर, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है. ठीक है. और आर्टिकल 254 की भी बात की, तो आर्टिकल 254 इट डील्स विद इनकंसिस्टेंसी ऑफ वेरियस स्टैट्यूट्स, कि अगर सेंट्रल स्टेट में अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है, स्टेट लॉ में है या फिर सेंट्रल लॉ में है, तो उसको कैसे डील करना है ये हमारा आर्टिकल 254 बताता है. ठीक है जी. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं मोबिलॉक्स. मोबिलॉक्स का कहता है, मोबिलॉक्स में केस क्या था, मोबिलॉक्स में ये केस था कि मोबिलॉक्स वाज एंगेज्ड बाय स्टार टीवी फॉर ई वोटिंग ऑफ नच बलिए. ये स्टार टीवी पे एक प्रोग्राम आता था नच बलिए, उसके लिए स्टार टीवी ने ये मोबिलॉक्स को एंगेज किया था.
अब मोबिलॉक्स ने क्या किया, मोबिलॉक्स ने सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किरूसा सॉफ्टवेयर को, और किरूसा के साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर लिया कि भाई ठीक है, आप जो है इस बारे में किसी को नहीं बताओगे कि आप नच बलिए के लिए काम कर रहे हो। किरूसा सॉफ्टवेयर ने क्या किया, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिख दिया कि हम तो जी स्टार टीवी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जब किरूसा ने अपना काम करने के बाद बिल रेज किया मोबिलॉक्स के ऊपर बीइंग ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो उन्होंने कहा भाई तुमने तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का वायोलेशन किया है, हमने तुम्हें ईमेल पे भी लिख दिया था। ठीक है ना। तो अब बात यह है कि इसमें जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है ये एंटर हुआ था 26/12/2014 को, और उसकी इफेक्टिव डेट बनाई गई थी 1 नवंबर 2013। तो ये सारे इसमें इश्यूज थे। अब इसमें सेक्शंस कौन कौन से हैं, सेक्शन इसमें सेक्शन 3 सब सेक्शन 12 सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 8 और 9, क्योंकि 9 में एप्लीकेशन लगी थी, क्योंकि ये किरूसा वाला जो था ये ऑपरेशनल क्रेडिटर था किसका, मोबिलॉक्स का। ठीक है, अब इसमें मेन इशू ये आया, एक तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्प्यूट की बात आ गई कि भाई डिस्प्यूट है क्या। तो डिसीजन ये था कि डिस्प्यूट मस्ट बी प्री एग्जिस्टिंग बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड या इनवॉइस। ठीक है, जब उसको डिमांड नोटिस मिला उससे पहले ही प्री एग्जिस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दूसरा ये आ गया कि स्कोप ऑफ डिटर्मिनेशन बाय एनसीएलटी बाय एग्जामिनिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9। तो उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशनल डेट जो भी एक्सीडिंग 1 लाख है, अब 1 करोड़ हो गया ये, ठीक है ना, तो उस केस में ये एनसीएलटी की पावर में है। एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिटेड डेट ड्यू एंड पेबल एंड रिमेन अनपेड, और कोई प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल है, मतलब डिफॉल्ट ट्रिगर हो गया, उसका अमाउंट 1 लाख है या 1 करोड़ जब अब हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया हुआ है और कोई डिस्प्यूट प्री एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में जो है सेक्शन 9 की एप्लीकेशन एडमिट हो सकती है। ठीक है, फिर इसमें आ गया कि टेक्स्ट ऑफ बोनाफाइड डिस्प्यूट, ये फिर मधुसूदन गोवर्धन दास वर्सेस मधु वुलन इंडस्ट्रीज वाला केस था। इसमें यह था कि इनेबिलिटी टू पे डेट इज नो लॉन्गर ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 271 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये, क्योंकि जो डिफॉल्ट है वहां से कंपनी एक्ट से 2 सेक्शंस उठ करके यहां आ गए। एक तो जो अगर डिफॉल्ट है, और अगर वॉलंटरी वाइंडिंग अप भी आईबीसी में आ चुका है, और अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो सेक्शन 10 में फिर कंपनी खुद एप्लीकेशन लगा सकती है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें यह था कि वेदर इट इज ओपन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू गो इनटू वेदर डिस्प्यूट डज एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मस्ट रिजेक्ट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 952D if notice of dispute is received by creditor or there is a record of dispute in the information utility। तो अगर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है तो जो सेक्शन 9 वाली एप्लीकेशन है which is moved by operational creditor, उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मस्ट रिजेक्ट। ठीक है, और whether in the facts of the case dispute exists falling within inclusive definition of section 5 subsection 6। तो जो हमारी बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी थी, जो बीएलआरसी की रिपोर्ट थी मिस्टर टी के विश्वनाथन की, वहां पर वर्ड था डिस्प्यूट मींस, लेकिन अब यहां पर वर्ड क्या आ गया, यहां पर वर्ड आ गया डिस्प्यूट इंक्लूड्स। ठीक है, तो अब ये पहले कंक्लूसिव डेफिनेशन थी, अब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है सो फॉर देयर इज ए रियल डिस्प्यूट एज टू पेमेंट बिटवीन द पार्टीज। तो इन दोनों के बीच में रियल डिस्प्यूट है ऐसा माना गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जिन लोगों ने लेट भी ज्वाइन किया है उसमें यह है कि अभी तक हमने 2 ही केस डिस्कस किए और दोनों केस पुराने हैं, और पुराने जो केस लॉज है उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो मोनेटाइजेशन भी शुरू हो गया हमारे चैनल का, और उन्होंने कहा जी आपको अभी तक 7 पैसे की कमाई हो चुकी है चैनल से। चलो कोई नहीं, बढ़ेगी धीरे धीरे। $0.001 की कमाई हो चुकी है अभी तक, मतलब 7 पैसे की कमाई हो चुकी है। कांग्रेचुलेशन सर। तीसरा आता है, चलो हमने तो गुरु जी को ही दे दिया, जितनी कमाई होगी उनकी हो रही है, हमारा तो कुछ नहीं है। तीसरा नंबर है जी धरनी शुगर, 7 पैसे हो चाहे 7 करोड़ हो सब उनके ही है। तीसरा है धरनी शुगर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, इसमें यह था
कि आरबीआई की रेगुलेटरी पावर्स के ऊपर ये केस था। फैक्ट्स इसमें क्या थे कि आरबीआई इशूड ए सर्कुलर विद जनरल गाइडेंस टू बैंक्स टू फाइल सीआईआरपी अंडर सेक्शन विद सम क्राइटेरिया। जैसे आईबीसी आया तो आरबीआई ने एक ऑमनिबस सर्कुलर इशू किया, एक जनरल सर्कुलर इशू किया कि भैया जो जो भी केस आपके हैं एनपीए वाले, उन पे आप सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगाओ। ठीक है, तो अब इशू इसमें ये आया कि भाई ये जो सेक्शन 35AA और सेक्शन 35AB हैं introduced pursuant to ordinance and amendment whether they are unconstitutional। तो इन्होंने कहा नहीं, ये जो सेक्शंस हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड सेक्शंस हैं, तो उन्होंने कहा ये सेक्शंस कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। अब बात ये आ गया कि ये जो सर्कुलर इन्होंने इशू किया कि भाई ऐसा दो तरह से बैंकों ने आईबीसी की प्रोसीडिंग शुरू की थी। एक तो ये था केस टू केस की थी, ठीक है ना, कि भाई आप केस जज करो कि आईबीसी के लिए फिट है तो करो। दूसरे में एक सर्कुलर के बेसिस पर ही बहुत सारी प्रोसीडिंग्स उन्होंने इनिशिएट कर दी थी। तो एक्चुअली दैट सर्कुलर वाज स्ट्रक डाउन, और उन्होंने कहा कि सिर्फ अगर सर्कुलर इज द सोल बेसिस फॉर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 7, तो उन्होंने कहा फिर ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो एक इशू ये था कि वेदर द इम्प्यूग्न्ड सर्कुलर dated 12th February 2018 issued by RBI is ultra virus, ठीक है, and section 35AA of Banking Regulation Act, and consequently all cases where CIRP is initiated due to the operation of impugned circular are known as। तो इन्होंने कहा कि we recognize the regulatory powers of RBI। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ठीक है, we agree कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट इज द रेगुलेटर। ठीक है, and directions can definitely be issued if there is a central government authorization to do so, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को रेगुलेटर नोटिफाई किया हुआ है। एंड डेफिनेटली डायरेक्शंस कैन बी इशूड एंड वी डू नॉट रिलाई द रेगुलेटरी पावर्स ऑफ आरबीआई। ठीक है, बट इट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफिक डिफॉल्ट्स। आप एक जनरल सर्कुलर नहीं इशू कर सकते कि भैया सभी केसेस में जहां जहां पर भी डिफॉल्ट हुआ है वहां पर आप जो है ये आईबीसी की प्रोसीडिंग शुरू कर दो। उन्होंने कहा आप केस टू केस जज करो, और वी स्ट्रक डाउन दिस सर्कुलर। ठीक है ना, और दोबारा आरबीआई सर्कुलर इशू करे या जैसे भी करे, तो ये इसमें मेन केस था। बेसिकली इट रिलेट्स टू द रेगुलेटरी पावर्स ऑफ आरबीआई। तो while recognizing the regulatory powers of RBI, the Supreme Court struck down this circular which gave a general guidance to banks to file CIRP application under section 7। ठीक है, ये भी केस हमारे पास पहले से था। आगे हम देखते हैं पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, तो जो लोग बाद में भी ज्वाइन किए हैं उसमें भी ये है कि अभी तक उनका भी कुछ निकला नहीं है, 3 केस ही गए हैं और तीनों केस हमारे पुराने वाले थे। इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। 4th केस है पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसमें क्या केस था? ये बेसिकली होम बायर से रिलेटेड केस था। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 सबसेक्शन एफ। आपको मालूम होगा कि ये जो अमेंडमेंट आई थी सेक्शन 5(8)(f) में, तो पहले तो सेक्शन 5(8) था, उसके बाद में फिर इसमें एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट की। तो इसमें यह था कि जो वेदर दिस अमेंडमेंट टू द कोड वेदर इट इन्फ्रिंजेस आर्टिकल 14, 19(1)(g) read with article 19(6) or 300A of the Constitution of India, whether code prevails over RERA, ठीक है, and whether the explanation together with deeming fiction is only clarificatory of the position and law। तो इन्होंने ये कहा कि भाई ये जो अमेंडमेंट है इट डज नॉट इन्फ्रिंज आर्टिकल 14 एंड 19(1)(g। ठीक है, तो आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में ये है कि होम बायर्स जो हैं, भाई होम बायर्स ये कहा कि रियल एस्टेट कंपनीज को चला रहे हैं, क्योंकि ये एडवांस देते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट वाला अपना पैसा तो लगाता नहीं। तो होम बायर्स दे गिव एडवांस टू रियल एस्टेट डेवलपर एंड हेंस फाइनेंस द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, दे आर रियली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। इसमें क्वेश्चन ये था, क्योंकि जब ये लॉस आया, जब आईबीसी आया, तो ये क्वेश्चन उठा कि जो होम बायर हैं भाई ना तो ये फाइनेंशियल क्रेडिटर है, क्योंकि इन्होंने कोई कंपनी को लोन तो दिया नहीं, ना ही ऑपरेशनल क्रेडिटर, इन्होंने कोई वो भी कोई सर्विसेज भी नहीं रेंडर की, लेकिन अल्टीमेटली दे वर क्लब्ड विद फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बाय वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 5(8)(f। और इन्होंने ये माना
कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये क्लैरिफिकेटरी नेचर है, ठीक है। अगर हम 58F देखें, 58F कोड होगा आपके पास, है ना, तो सेक्शन, ये जो कंपेंडियम वाली बुक है आपकी, इसमें सेक्शन 58F आप देखें। हाँ, तो 58F बात, 58 जो है, 58 बात करता है फाइनेंशियल डेट की, ठीक है, और 58F बात करता है एनी अमाउंट रेज्ड अंडर एनी अदर ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एनी फॉरवर्ड सेल और परचेज एग्रीमेंट हैविंग द कमर्शियल इफेक्ट ऑफ बोरोइंग। इसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन इंसर्ट की। ये एक्सप्लेनेशन बाद में इंसर्ट हुई थी आपकी, ये हुई थी विद इफेक्ट फ्रॉम 6 जून 2018। उस एक्सप्लेनेशन में क्या क्या कहा गया? For the purpose of this subclause, any amount raised from an allottee under a real estate project shall be deemed to be an amount having the commercial effect of borrowing. Commercial effect of borrowing कहां से आया? उन्होंने कहा भाई होम बायर्स ही तो एडवांस देते हैं रियल एस्टेट डेवलपर को, वो अपना पैसा तो लगाता नहीं, तो दे आर रियली द फाइनेंसर्स ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट and definitely they are covered under financial creditors. And the expression allottee and real estate project shall have the meaning respectively assigned to them in clause D and ZN of section 2 of RERA Act. तो ये section 58F बोलता है। तो इन्होंने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये 14 आर्टिकल 14 या 19(1) का वायोलेशन नहीं करता है, और दे आर द रियल फाइनेंसर्स ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। और आर्टिकल 19(1) क्या है? उसमें क्या है कि भाई नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन पायनियर फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो जो पायनियर अर्बन लैंड है, जो होम बायर्स हैं, उसके आर्टिकल 19(1) है क्या? आर्टिकल 19(1) बात करता है बेसिकली कि भाई एवरीवन हैज गॉट फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। तो उन्होंने कहा कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो हमने लगाई नहीं, ठीक है ना। हमने अगर होम बायर्स को पावर दी है अंडर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, अगर वो आईबीसी में जा सकते हैं, तो इसके लिए जो रियल एस्टेट डेवलपर्स है उनके बिजनेस पर ये कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड आर्टिकल 300A, नो पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ इट्स प्रॉपर्टी विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड लॉ, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई वायोलेशन वाली बात नहीं है। अगर हमने होम बायर्स को ये पावर दी है, दे वेरी मच डिजर्व दिस पावर, ठीक है। जहां तक बात है कि भाई रेरा या कोड में से कौन प्रिवेल करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेरा इज टू बी रेड इन हार्मनी विद द आईबीसी कोड। तो इट इज ओनली वेयर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, कोड विल प्रिवेल ओवर रेरा, देयरफॉर कंकरेंट रेमेडीज आर अवेलेबल टू होम बायर्स। होम बायर चाहें तो रेरा में चले जाएं, होम बायर चाहें तो आईबीसी में चले जाएं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब दोनों के प्रोविजन अगर एक ही सब्जेक्ट पर हैं, तो इन दैट केस आईबीसी विल प्रिवेल ओवर रेरा, ठीक है। उसके बाद में ये कि वेदर द एक्सप्लेनेशन टुगेदर विद द डीमिंग फिक्शन इज ओनली क्लैरिफिकेटरी ऑफ द पोजीशन इन लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, ये अगर हम एक्सप्लेनेशन ना भी लाते, ये जो हमारी 6 जून 2018 को आई है, तो उसके बिना भी यही पोजीशन थी कि होम बायर्स वर ऑलरेडी कवर्ड अंडर सेक्शन 58F, ठीक है। अगला केस इसमें आता है हमारे पास आर्सलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता। इसमें क्या इशू था? इसमें इशू ये था, सबसे पहले तो ये है कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल थे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो था, उसने देखा भाई देखो दो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आए हैं, एक तो आया ये AMIPL और एक आया न्यू मेटल, ठीक है। तो ये जो न्यू मेटल है या AMIPL है, दोनों ही इनएलिजिबल है। इनएलिजिबल कैसे हैं? कि इनके कोई रिलेटेड पार्टीज है, उनका अकाउंट NPA है। तो हमें पता है कि जो सेक्शन 29A है, 29A की क्लॉज C ये कहती है कि अगर जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है या उसके रिलेटेड पार्टी है, उसका कोई भी NPA है फॉर मोर देन 1 ईयर, तो वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता, ठीक है। ये हमने 29A की क्लॉज C में पढ़ चुके हैं। हालांकि ये क्लॉज C MSME पर लागू नहीं होती बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 240A, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं इवन इन केस स्टडी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जो दो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आए, दोनों ही इनएलिजिबल थे क्योंकि इनकी रिलेटेड पार्टीज का अकाउंट NPA था। तो अब इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चलो इनको एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, क्योंकि वहां पर भी ये 29A में भी क्या लिखा है, 29A में भी ये लिखा है कि भाई अगर आप एप्लीकेशन देने से पहले पेमेंट कर दो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है।
तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को कि भैया जो आपके रिलेटेड पार्टीज का एनपीए अकाउंट है उसको पेमेंट करके आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन जाओ, ठीक है ना। तो सेक्शन 29 है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर फाइलिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड बिफोर फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो इस केस में फैक्ट्स क्या थे, ये जो 29A है, जहां पर भी वर्ड कैपिटल ए आता है इसका मतलब ये कि ये सेक्शन बाद में इंसर्ट किया गया। तो 29 ओरिजिनल सेक्शन था, 29A बाद में इंसर्ट किया गया। तो ये जो 29 है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर फाइलिंग ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड बिफोर फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो इस केस में इन्होंने कहा कि भाई आपको हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप जो है पेमेंट कर दो रिलेटेड पार्टी के जो एनपीए है और आप फिर बन सकते हो, ठीक है। तो अब इशू क्या था इसमें, इशू ये था कि भाई वेदर एनी चैलेंज कैन बी मेड बाय आरए एट वेरियस स्टेजेस ऑफ सीआईआरपी। इसमें ही कहा कि आरए जो है, आरए का कोई वेस्टेड राइट नहीं है, ठीक है, कि भाई उसका प्लान जरूर कंसिडर हो। तो आरए कैन चैलेंज एट द टाइम प्लान इज रिजेक्टेड बाय आरपी। तो अगर प्लान रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में आरए चैलेंज कर सकता है, लेकिन ये आरए का कोई वेस्टेड राइट नहीं है कि उसका प्लान जरूर कंसिडर ही हो, ठीक है। एक और इशू था इसमें कि वेदर RP has the power to decide whether resolution plan does or does not contravene provisions of law and place only those resolution which conform to the conditions। इसमें ये कहा कि भाई जो RP है वो कोई डिसाइडिंग अथॉरिटी नहीं है। वो क्या करता है कि जितने भी रेजोल्यूशन प्लान्स आते हैं उनको ही विल प्लेस हिज फाइंडिंग्स बिफोर द COC। आपको मालूम ही होगा कि जितने भी प्लान्स आते हैं चाहे वो रिजेक्टेड ही प्लान्स हो उसको भी वो उनके सामने रखता है, COC के सामने, ठीक है। ये इसका हम रिलेटेड एक बार पढ़ भी लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूं। चलिए कोई नहीं, वो मैं बाद में देख के बता दूंगा आपको, टाइम लग जाएगा उसमें, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये है कि वेदर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स आर इनएलिजिबल टू सबमिट रेजोल्यूशन प्लान आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 29 है। तो इन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स आर इनएलिजिबल, हाउएवर अंडर आर्टिकल 142 SC अलाउड टाइम टू RS टू रीपे द डेट। क्योंकि 142 क्या कहता है, आर्टिकल जो 142 है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक स्पेशल पावर देता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि भाई इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास एक सुप्रीम पावर्स है कि वो कोई भी डिसीजन अपना ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसमें। तो इन्होंने आर्टिकल 142 की पावर एक्सरसाइज करते हुए और जो है इसमें ये डिसीजन लिया कि भाई इनको टाइम और अलाउ कर दिया जाए। अगला केस इसमें आता है COC ऑफ SR स्टील इंडिया लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता। ये केस क्या था, इस केस में इश्यूज बहुत सारे थे। एक तो था कि रोल ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, ठीक है। बेसिकली इन्होंने ये कहा, इन्होंने बेसिकली रोल डिसाइड किए कि भाई COC का क्या रोल है, जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं उनका क्या रोल है, ठीक है, RP का क्या रोल है, COC का क्या रोल है, और ये जो जुडिशियल रिव्यू NCLT या NCLAT कर सकती है या नहीं कर सकती, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है या जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है उनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, अगर कोई सब कमेटी बना देती है COC तो उसकी क्या पावर्स होंगी, ठीक है। ये बहुत सारे पॉइंट्स इसमें डिसाइड किए गए कि अगर जो लाइबिलिटी पर्सनल गारंटर्स हैं उनकी क्या लाइबिलिटी होगी वंस रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड, ठीक है। अगर कोई CD को प्रॉफिट हो रहे हैं ड्यूरिंग CIRP तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, ये 330 डेज वाला जो पीरियड है ये मैंडेटरीली पढ़ा जाएगा या ऑर्डिनरीली पढ़ा जाएगा, ये सब बातें इसमें डिसाइड की गई। बहुत सारे मतलब लीगल पॉइंट्स इसमें ज्यादा आए। ये जो COC वर्सेस
सतीश कुमार गुप्ता में। इसमें क्या था, ये जो ArcelorMittal PIL थी, दे फाइल्ड द प्लान एज पर द डायरेक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड कंटेंट्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान आर चैलेंज्ड एंड रिव्यूड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो COC है, COC की तरफ से एप्लीकेशन है। इसमें क्वेश्चन क्या था कि आरपी का क्या रोल है, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसका क्या रोल है। इन्होंने कहा कि भाई आरपी का रोल है टू मैनेज ऑपरेशंस ऑफ द सीडी एज ए गोइंग कंसर्न फ्रॉम स्टेज ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन टिल अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो जो स्टेज ऑफ एडमिशन है वहां से लेकर के रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने तक जितने भी ऑपरेशंस हैं सीडी के, उसको कौन मैनेज करेगा, आरपी मैनेज करेगा, क्योंकि बोर्ड की पावर तो सीज हो जाती है, ठीक है। he has to convene meetings of COC, हर मीटिंग का चेयरपर्सन वही होगा, and he has to collect, collate and admit claims, ठीक है। यहाँ पर वेरिफिकेशन या उसके पास कोई रिजेक्शन की पावर नहीं है, इसको क्या करना है, कलेक्ट कर लेने क्लेम्स, कोलेट कर देने और एडमिट करने। जो अगर एडमिट नहीं भी करता तो एडमिटेड और नॉन एडमिटेड दोनों की फिगर्स बना करके COC के सामने पेश करता है। ये रोल है आरपी का बेसिकली, ठीक है। अब ये कहते हैं कि भाई जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उनका क्या रोल है, जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है। इन्होंने ये कहा कि इंफॉर्मेशन क्या इनको मिलेगी, भाई दे कैन आस्क फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सीडी, क्योंकि उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करना है एज ए प्रोस्पेक्टिव बायर, ठीक है ना। एंड एक्टिविटीज कैरिड बाय सीडी एज ए गोइंग कंसर्न बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9, 10 डेट्स ओड बाय सीडी। फिर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मिलेगा इनको, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स मिलेगा, ये सारी चीजें इनको मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि ये बारात लेके आए हैं, तो बारात लेके आए हैं, इनको लड्डू पतासे बर्फी सब कुछ मिलेगी। इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इनको दो, आप इनको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दो, जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी से रिलेटेड वो दो इनको, ठीक है। और जो एक्टिविटीज कैरिड बाय सीडी एज ए गोइंग कंसर्न बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन इनको दो। क्यों, क्योंकि उस बेसिस पर ही तो ये डिसाइड करेंगे ना कंपनी इन्होंने खरीदनी है या नहीं खरीदनी, ठीक है। एंड रेजोल्यूशन प्लान टू कंटेन मेजर्स नेसेसरी टू मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ सीडी एसेट एज मेंशन्ड इन रेगुलेशन 38। तो जो भी रेजोल्यूशन प्लान है, रेजोल्यूशन प्लान में ऐसे मेजर्स होने चाहिए जिससे मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू हो, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू कैसे होता है, वो कहते हैं कि भाई रेजोल्यूशन प्लान में भी आप जो है सबसे पहले उसको एज ए गोइंग कंसर्न बेचने की बात करो, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री अगर चलती हुई बिकती है तो वो जो है ज्यादा उसमें पैसे मिल जाते हैं, नहीं अगर चलती उसके बाद फिर मर्जर की बात करो, बहुत सारी चीजें, रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। जो भी काम से मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू होती है ऑफ द स्टेक होल्डर्स, वो आप रेजोल्यूशन प्लान में दो, ठीक है। रोल ऑफ COC क्या है CIRP में, इन्होंने कहा जो COC है वही असली डिसीजन मेकर है, ठीक है। और जो कमर्शियल विजडम है इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स अंडर रेजोल्यूशन प्लान, तो इसका मेन काम ये है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है कि जो कमर्शियल विजडम ऑफ COC इट इज कंसिडर्ड सुप्रीम इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स अंडर रेजोल्यूशन प्लान। और फिर उसको देखना है, दे हैव टू कंसीडर द फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ रेजोल्यूशन। ये मेरे हिसाब से ये जो है अपना PPT, ये राकेश तायल जी ने प्रिपेयर की है, एंड आई होप इट इज ऑलरेडी अवेलेबल, इट इज ऑलरेडी सर्कुलेटेड इन द ग्रुप, है ना। मेरे हिसाब से सर्कुलेटेड है ना ग्रुप में, गोकुल जी बहुत बार सर्कुलेट हो चुकी है, आई थिंक सर, यस, है ना। अब आप ग्रुप में जाएंगे ना, तो ग्रुप में जो मीडिया लिंक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हाँ सर, ये सर्कुलेटेड किया है आपने है ना। हाँ, अगर नहीं भी है तो आप ऐसे, उष्मा मैडम जी आप ऐसे करना, इसको दोबारा डाल देना ग्रुप में। कई बार कई लोग नए आते हैं ना, तो उनको नहीं मिलेगी, तो वहां डाल देना दोबारा, या वहां से भी ले सकते हैं आई थिंक। हाँ ठीक। उसके बाद में दे हैव टू कंसीडर द फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। फिर जो मॉडिफिकेशंस हैं टू रेजोल्यूशन प्लान एंड टू नेगोशिएट, ये किसकी पावर है, COC की पावर है, ठीक है। COC मतलब मॉडिफिकेशन की भी बात कर सकती है कि भाई जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको आप मॉडिफाई करो, या फिर नेगोशिएशन भी कर सकती है। अभी जैसे वहां स्विस चैलेंज मेथड आ गया प्री पैक में, तो स्विस चैलेंज में क्या है कि भाई वो कहते हैं कि MSME ठीक है, MSME को हम प्रेफरेंस देंगे, लेकिन MSME और दूसरे के बीच में कंपटीशन करा देते हैं बाय वे ऑफ स्विस चैलेंज,
ठीक है, एंड देन दे हैव द पावर टू पास और अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान बाय 66% ऑफ वोटिंग। ठीक है, इंडिविजुअल्स के केस में ये परसेंटेज 75 है, यहाँ पर जो है वो परसेंटेज 66 है। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं जो सीओसी का डिसीजन है, इट मस्ट रिफ्लेक्ट ensuring that CD is kept as a going concern, ठीक है, and maximization of the value of the CD assets, and they have to balance the interest of all the stakeholders, ठीक है, ये इन्होंने कहा कि बेसिक रोल है सीओसी का। अब जहां तक एनसीएलटी या एनसीएलएटी की बात है, तो उन्होंने कहा कि भाई एनसीएलटी या एनसीएलएटी का रोल है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का। जो कमर्शियल विजडम है ये आप छोड़ दो सीओसी पर, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है ये एनसीएलटी या एनसीएलएटी पर छोड़ दो। तो एनसीएलटी हैज लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू ऑफ बिजनेस डिसीजंस। भाई सीओसी उनके पास एक प्लान अप्रूव करा के ले आती है, ठीक है ना, 66% मेजोरिटी से सीओसी ने प्लान अप्रूव कर दिया। एनसीएलटी क्या देखना है, एनसीएलटी को देखना है सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 वाली कंडीशंस तो कहीं वायलेट नहीं हो रही, बस इतना ही देखना है। 30 सबसेक्शन 2 का कंप्लायंस देखना उसको, कि कोई ऐसा तो प्लान नहीं लेके आ रहे ना जो लॉ कोई कंट्रावीन करता हो। अगर ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, उसके बाद में कि आरपी हैज टू एंश्योर द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 ऑफ द कोड। क्योंकि जो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसमें यही है कि जो भी रेजोल्यूशन प्लान लेके आए वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी लॉ को कंट्रावीन करता हो, ठीक है। एक तो ये है, इट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ जो सीआईआरपी कॉस्ट है, सीआईआरपी कॉस्ट की पेमेंट होती हो उसमें, ठीक है। उसके बाद में जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उनको कम से कम इतना मिल जाए, या तो जितना लिक्विडेशन पे मिलना था या 53 में मिलना था, विच एवर इज हायर, ठीक है। तीसरा ये कि मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द सीडी आफ्टर अप्रूवल, मैनेजमेंट कैसे होगा अब एक बार रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाए। उसके बाद में इंप्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान की बात करता है। और ई क्लॉज में ये इट डज नॉट कंट्रावीन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। ये सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 हमारा बोलता है, ठीक है। एंड पेमेंट ऑफ सीआईआरपी कॉस्ट, ठीक है, दे हैव टू एंश्योर अगर कोई प्लान ऐसा आता है जिसमें सीआईआरपी कॉस्ट का प्रोविजन नहीं है तो उस प्लान को एनसीएलटी रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। पेमेंट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड कंप्लायंस ऑफ प्रोविजन, मतलब ये सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 जो मैंने पढ़ के बताया वही है। एनसीएलटी को इतना ही देखना है, बाकी अगर ये सारी चीजें पूरी हैं, ठीक है, उसके अलावा सीओसी ने अप्रूव किया हुआ तो एनसीएलटी को ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। इट हैज टू रिलाई ऑन द कमर्शियल विजडम ऑफ द सीओसी। एनसीएलटी के पास क्या है, एनसीएलटी के पास नेचुरली थोड़ी सी ज्यादा पावर है, ठीक है ना, तो ये रिव्यू कर सकता है। तो रिव्यू मस्ट बी विद इन द पैरामीटर्स ऑफ सेक्शन 32 रेड विद सेक्शन 61 सबसेक्शन 3। तो सेक्शन 32 हमारा क्या बोलता है, सेक्शन 32 क्या बोलता है, वो कहता है सेक्शन 32 को आप पढ़ो सेक्शन 61 सबसेक्शन 3। सेक्शन 32 अपील की बात करता है। वो ये कहता है कि भाई कॉर्पोरेट डेटर shall not be prosecuted for an offense from the date of the resolution plan has been approved and the resolution plan results in the change in the management or control। 32A हो गया है तो 32 में सिर्फ अपील की बात करता है कि any appeal shall be in the manner and grounds laid down in subsection 3 of section 61। 32 में तो बात करता है कि जो एनसीएलटी का ऑर्डर है वो अपीलेबल है, उसके लिए आप कहाँ क्या क्या प्रोविजंस है वो 61 सबसेक्शन 3 में पढ़ो आप। अब सेक्शन 61 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सेक्शन 61 सबसेक्शन 3 आपका बोलता है
कि an appeal against an order approving a resolution plan under section 31 may be filed on the following ground. मतलब एक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, ठीक है, एनसीएलटी ने भी अप्रूव कर दिया, लेकिन किसी को दिक्कत है उससे। किसको दिक्कत हो सकती है? जिसका प्लान अप्रूव नहीं हुआ, वो चला जाएगा कि भाई ये प्लान जो अप्रूव हुआ ये तो गलत अप्रूव हुआ, तो वो 61 सबसेक्शन 3 में, यहाँ 32 को आप रेड विद सेक्शन 61 सबसेक्शन 3 क्या होगा? एक तो ये वो क्या ग्राउंड लेगा? वो यही ग्राउंड लेगा कि जो अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान है इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, ठीक है, या कोई मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स बाय आरपी, भाई आरपी ही गड़बड़ कर रहा है कुछ, ठीक है, या जो डेट्स ओड टू ऑपरेशनल क्रेडिटर है दे हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर इन द रेजोल्यूशन प्लान इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, या जो आईआरपीसी कॉस्ट है दे हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर, या द रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कंप्लाई विद एनी अदर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो इन ग्राउंड्स पर ये जो है अपील कर सकता है कोई भी आदमी, ठीक है। तो रिव्यू मस्ट बी विद द पैरामीटर्स ऑफ सेक्शन 32 रेड विद सेक्शन 61 सबसेक्शन 3 ऑफ द कोड। रेजोल्यूशन प्लान इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस, वो फिर वही नीचे लिख दिया सेम, क्या क्या हो सकते हैं कि कोई रेजोल्यूशन प्लान कॉन्ट्रावेन करता है, या मटेरियल irregularity and excess of powers, ठीक है, या डेट ओ टू ओसीज आर दे आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर, सीआईआरपी कॉस्ट जो है वो नॉट प्रोवाइडेड फॉर, एंड इट डज नॉट कंप्लाई विद एनी अदर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, ठीक है। ये तो एनसीएलटी के पास कम पावर, एनसीएलटी के पास उससे ज्यादा, और दोनों जो एनसीएलटी हो चाहे एनसीएलटी हो दे कैनॉट ट्रांसफर दे कैनॉट रिप्लेस द कमर्शियल डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी टू सीओसी। तो वो ये कहते हैं कि भाई दे कैन नॉट बेसिकली चार्ज, दे कैन नॉट इंटरफियर इन द कमर्शियल विजडम ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द सीओसी, एंड दे हैव नो पावर टू एक्ट एज कोर्ट ऑफ इक्विटी। मतलब कोर्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है कि भाई जस्टिस के हिसाब से होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ये कोर्ट ऑफ इक्विटी नहीं है एनसीएलटी और एनसीएलटी, ठीक है। जो कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी है वो सुप्रीम है। आप ये पॉइंट देखो, एक तो सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 देखो, एक 61 सबसेक्शन 3 देखो, बस इतना ही पावर है आपका। अगला आता है फिर ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या फर्क हो सकता है? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इस केस में। कौन सा केस चल रहा हमारा? ये सीओसी ऑफ एसआर स्टील वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता। तो इन्होंने इस बारे में ये कहा कि भाई रिजेक्टिंग द जजमेंट ऑफ एनसीएलटी दैट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑब्लिक ऑपरेशनल क्रेडिटर्स डिजर्व द इक्वल ट्रीटमेंट। तो इन्होंने कहा कि भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को इक्वल ट्रीटमेंट देना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वल ट्रीटमेंट जो है दैट विल डिफीट द वेरी पर्पस एंड स्कीम ऑफ द कोड एंड आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि दोनों ही अलग अलग है, फाइनेंशियल क्रेडिटर अलग है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अलग है, तो दोनों को हम इक्विटेबल ट्रीटमेंट तो दे सकते हैं लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना कोई जरूरी नहीं है। And amended regulation 38 of CIRP regulations require how interest of all the stakeholders has been dealt with, ठीक है। अब आप amended regulation भी एक बार पढ़ लीजिए, amended regulation पे भी आपको ले चलते हैं CIRP के regulations पे। ये CIRP का रेगुलेशन क्या बोलता है? 38 ये बोलता है कि मैंडेटरी कंटेंट्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। ये क्या मैंडेटरी रेजोल्यूशन प्लान है? पहला है द अमाउंट पेएबल अंडर रेजोल्यूशन प्लान टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स शैल बी पेड इन प्रायोरिटी ओवर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हु हैव राइट टू वोट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 21 एंड डिड नॉट वोट in favor of the resolution plan shall be paid in priority over financial creditors who voted in favor of the plan, ठीक है। मतलब ये कि दो तरह के क्रेडिटर्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा, एक तो ओसीज को क्यों? क्योंकि वो सीओसी का पार्ट नहीं होते। सीओसी में भी दो तरह के लोग होंगे, अगर 66% मेजॉरिटी से कोई डिसीजन पास हुआ है तो इसका मतलब 34 तो उसके अगेंस्ट है ना। मान लो उन्होंने हो सकता है 80% से कर दिया हो तो 20% अगेंस्ट थे, तो जो 20% है उनको भी पहले दो, क्योंकि वो नाराज है। जो फूफा होता है शादी में उसको पहले मनाया जाता है,
तो ये लोग फूफा है, इनको पहले बनाओ, चाहे ऑपरेशनल क्रेडिटर है या वो जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया, ठीक है। उसके बाद ए रेजोल्यूशन प्लान शैल इंक्लूड स्टेटमेंट as to how it has dealt with the interest of all the stakeholders including financial creditors and operational creditors of the corporate debtor। इन्होंने कहा कि जो रेजोल्यूशन प्लान है उसमें ये भी बात बताई जाएगी कि कैसे they have dealt with the interest of all stakeholders including FCs and OCs। A resolution plan shall include a statement giving details if the resolution applicant or any of its related parties has failed to implement or contributed to the failure of implementation of any of the resolution plan approved by the adjudicating authority at any time in the past। मतलब रेजोल्यूशन प्लान में ये भी बताया जाएगा कि ये जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आ रहा है, इस रेजोल्यूशन प्लान, ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जो है, क्या इसने पहले भी कोई रेजोल्यूशन प्लान दिया था और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था उसमें क्या वेदर इट हैज फेल्ड टू इम्प्लीमेंट, मतलब ऐसा हो सकता है कि इसने पहले भी कोई रेजोल्यूशन प्लान दिया हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ना कर पाया हो, या उसकी फेलियर में इसका हाथ हो, ये जो अब रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो रेजोल्यूशन प्लान में ये भी बात बताई जाएगी, ठीक है। A resolution plan shall provide the terms of the plan and its implementation schedule, management and control of the business of the corporate debtor during its term, and adequate means for supervising its implementation, ठीक है। And a resolution plan shall demonstrate that it addresses the cause of default, it is feasible and viable, it has provision for its effective implementation, it has provision for approvals required and the timelines for the same, and the resolution applicant has the capability to implement the resolution plan। ये हमारा रेगुलेशन 38 बोलता है, ठीक है। ये अगर हम पहले वाला पढ़ेंगे, इस कंपेंडियम में पढ़ेंगे, तो जो पहले वाले प्रोविजन थे वो भी इसके अंदर दिए हुए हैं, लेकिन अभी हमें दोबारा उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बातें हमारी ये मैंडेटरी कंटेंट्स हैं रेजोल्यूशन प्लान के, ठीक है। तो उसमें ये लिखा, वो कहता है कि दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना जरूरी नहीं है, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ठीक है। It is permitted to treat different classes of creditors differently, equitable and based on reasonable ground, ठीक है। equitable हो सकता है, equal कोई जरूरी नहीं। And NCLT does not have power to reject the resolution plan on the ground of unfair and unjust to a class of creditors so long as interest of all creditors is taken care of। तो NCLT के जजमेंट को इन्होंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट इसमें ये भी आया कि अगर सीओसी अपनी कोई सब कमेटी बना देती है, ठीक है, तो क्या उस कमेटी के पास क्या पावर हो सकती है, उस सब कमेटी के पास, ठीक है। तो बात यह है कि उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से आप डिफरेंट सब कमिटीज बना सकते हो, लेकिन अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी सीओसी की रहेगी। यस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सब कमिटीज ऑफ सीओसी इज अलाउड फॉर मिनिस्ट्रियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स या फॉर नेगोशिएशन पर्पस, ठीक है, बट एक्ट्स ऑफ सब कमिटी दे शुड बी रेटिफाइड बाय सीओसी, ठीक है। However, subcommittee cannot exercise the powers under section 28 of IBC। 28 क्या बोलता है? 28 में मेन पावर्स हैं कि भाई कुछ डिसीजन ऐसे हैं, नॉर्मल तो 51% से ले लो, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो आपको 66% मेजोरिटी से लेने हैं, ठीक है। ये सेक्शन 28 बोलता है। तो वो कहता है कि सेक्शन 28 वाली जो अप्रूवल है ये आप सब कमेटी को असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा है सेक्शन 28, अप्रूवल ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर फॉर सर्टेन एक्ट्स। बेसिकली कुछ मेन है, जैसे आपने डेट इक्विटी स्ट्रक्चर चेंज करना है, कंपनी को एलएलपी बनाना है, लिस्टेड को अनलिस्टेड बनाना है, या यू हैव टू रेज फाइनेंस बियॉन्ड स्पेसिफाइड लिमिट, या आपको चेंज करना है ऑडिटर्स को या इंटरनल ऑडिटर्स को। ये बेसिकली मेन बातें हैं जिसके लिए आपको 66% मेजोरिटी की जरूरत है, ठीक है। तो ये सारी पावर आप सब कमेटी को असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। या क्रिएटिंग एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर एसेट सब्सिडी, रेजिंग इंटरिम फाइनेंस, ये फिर 28 को इन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। चेंजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या पावर टू अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सब कमेटी। तो ये इन्होंने कहा कि सब कमेटी आप बना सकते हो, लेकिन उसके पास लिमिटेड पावर्स होंगी, मिनिस्ट्रियल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स या नेगोशिएशन पर्पस से आप सब कमेटीज बना सकते हो, ठीक है। एक और इसमें बात की गई कि भैया
रेजोल्यूशन प्लान भी अप्रूव हो गया। अब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, उसके बाद में जो पर्सनल गारंटर है क्या उसको छुटकारा मिल जाएगा? तो इन्होंने कहा कि भैया इवन वेयर डेट्स ऑफ सीडी इज सेटिस्फाइड pursuant to resolution plan, the lender have ability to pursue the guarantor for recovery of remaining claims from guarantors. तो गारंटर को छुटकारा रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने के बाद भी नहीं मिलेगा। अगर कुछ बाकी है तो वो उनसे रिकवर किया जा सकता। अगर कुछ लेना ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। अगर पूरे ही पैसे मिल गए फिर तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर कुछ भी बाकी है उनका तो वो गारंटर से ले सकते। ठीक है। अगला है फिर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ सीडी ड्यूरिंग सीआईआर, क्योंकि सीआईआरपी में क्या होता है, बिजनेस चलता रहता है कंपनी का। तो बिजनेस अगर चल रहा है, मान लो कोई सिनेमा हॉल चल रहा है, ठीक है, कंपनी डिफॉल्ट में है, आईबीसी में चली गई, ठीक है, लेकिन अगर उसका कोई बिजनेस चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये सवाल था। इन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग सीआईआरपी इट कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर पेमेंट ऑफ डेट ऑफ एनी क्रेडिटर। ठीक है, क्योंकि इसमें से आप क्रेडिटर को पेमेंट नहीं कर सकते। सबसे पहले किसको पेमेंट करनी है आपको? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को। ठीक है। अगला फिर इसमें पॉइंट ये था जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, क्योंकि क्या हुआ कि 180 डेज का पीरियड है आईबीसी में, ठीक है, वन टाइम एक्सटेंशन है 90 डेज की। अब होता क्या था कि 180 प्लस 90 में पूरा नहीं हो पाता था 270 में, तो फिर वो दूसरा रास्ता क्या निकाला कोर्ट्स ने। कोर्ट क्या करता था कि कुछ पीरियड को एक्सक्लूड कर देते थे कि भाई हमारा टाइम वेस्ट हो गया लिटिगेशन वगैरह में, हर एक केस में ये होने लगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कह दिया भैया इंक्लूडिंग लिटिगेशन आप 330 डेज में कवर कर लो। ठीक है, लेकिन उन्होंने वर्ड लिख दिया कोड में मैंडेटरीली। ठीक है, तो अब ये कहा कि भाई जो टाइम टेकन है इन लीगल प्रोसीडिंग इट शुड नॉट हार्म लिटिगेशन वेयर लिटिगेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले। भाई उन्होंने कहा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लिटिगेंट का कोई रोल ही ना हो डिले में, तो हम लिटिगेंट को क्यों जो है हार्म करें, उसका इंटरेस्ट को कैसे हार्म कर सकते हैं? अगर उसके बाद जेन्युइन रीजन है तो 330 के बियॉन्ड भी जा सकता है। तो उन्होंने कहा जो वर्ड मैंडेटरीली है इसको आप ऑर्डिनरीली पढ़ो। ठीक है, ये आपका कहां पर आता है? ये आता है आपका सेक्शन 12 में, टाइम पीरियड। ये आपका सेक्शन 12 अगर आप पढ़े तो इसका सेकंड प्रोविजो है। सेकंड प्रोविजो में क्या लिखा है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सीआईआरपी शैल बी मैंडेटरीली कंप्लीटेड within a period of 330 days from the ICD, including any extension of the period of CIRP granted under this section and the time taken in legal proceeding in relation to such resolution process of the corporate debtor। ठीक है, तो ये लिखा है इसमें। लेकिन उन्होंने कहा ये जो वर्ड मैंडेटरीली है इसको भी आप ऑर्डिनरीली पढ़ो। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से केस में कहा गया कि मैंडेटरीली को ऑर्डिनरीली पढ़ो 330 डेज का पीरियड, तो ये वाला है सीओसी ऑफ एसआर स्टील वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता। अगला केस इसमें आता है शिवम वाटर ट्रीटर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्या केस था? इसमें ये बेसिकली आर्टिकल 32 और 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर था। इसमें ये था कि जो स्पेशल सिविल एप्लीकेशन है इट वाज फाइल्ड बिफोर हाई कोर्ट रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ एनसीएलटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आईबीसी। ठीक है, और इसमें ये कहा गया कि भैया हमने ये जो है ना ये एक स्पेशल सिविल एप्लीकेशन फाइल की थी बिफोर हाई कोर्ट कि भाई जो एनसीएलटी है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है आईबीसी, इसको चैलेंज किया गया था। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, फिर इसको रेफर कर दिया सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन इसमें यह आया कि वेदर हाई कोर्ट कैन एग्जामिन द रिलीफ सॉट फॉर विद रिगार्ड टू वैलिडिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ कोर्ट। मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर देते हैं आईबीसी की, तो क्या हाई कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकता है? या कोई अगर एनसीएलटी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर देता है तो क्या हाई कोर्ट को पावर है कि उस इशू को एग्जामिन कर सके? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाई कोर्ट को जो है, हाई कोर्ट का काम क्या है? हाई कोर्ट इज टू एड्रेस द रिलीफ टू एनी एक्शन बाय द रिस्पोंडेंट और एनी ऑर्डर पास्ड बाय एनसीएलटी। ठीक है, हाई कोर्ट नॉट टू इंटरफेयर इनटू डिबेट
pertain to validity of the IBC। ठीक है, हाई कोर्ट का काम इतना ही है कि अगर एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास किया तो उसमें जो रिलीफ ग्रांट हुआ है, उस रिलीफ ग्रांट वो प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ, हाई कोर्ट ये तो देख सकता है। लेकिन अगर कभी आईबीसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर कोई सवाल आ जाए तो ये हाई कोर्ट का काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है, अगला केस इसमें आया आपका बीके एजुकेशनल सर्विसेज वर्सेस पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स। इसमें क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन ये था कि भाई एनसीएलटी न्यू दिल्ली हेल्ड दैट लिमिटेशन एक्ट 1963 इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी। तो उन्होंने कहा कि लिमिटेशन एक्ट इसमें नहीं लगता है इन केस ऑफ इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी। ठीक है, तो इश्यूज क्या क्या थे इसमें, एक तो ये था कि वेदर एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कोड कैन बी फाइल्ड बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डेट बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट। अगर कोई डेट बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट है तो क्या उसकी एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, तो इन्होंने कहा हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में क्या जो सेक्शन 5 है ऑफ द लिमिटेशन एक्ट वेदर इट इज एप्लीकेबल, तो उन्होंने कहा यस एप्लीकेबल। सेक्शन 5 में क्या है, सेक्शन 5 में बेसिकली कंडोनेशन ऑफ डिले की बात करता है कि अगर कोई कोई आपने अपील फाइल नहीं की या कोई सूट फाइल नहीं किया, ठीक है, उसमें अगर कोई डिले हो गया तो कंडोनेशन ऑफ डिले के बाद आप सूट फाइल कर सकते हो। तो सेक्शन 5 इसकी बात करता है। उसके बाद में यह है कि वेदर सेक्शन 238A which was inserted on 6th June whether it is applicable retrospectively, तो उन्होंने कहा सेक्शन 238A is clarificatory in nature and yes it is applicable from the very inception of the code। ठीक है, और जो कुछ डिसाइड किए गए मैटर्स इसमें प्रिंसिपल्स, उसमें ये था कि सेक्शन 433 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्पेसिफिकली अप्लाइज द लिमिटेशन एक्ट टू द ट्रिब्यूनल एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग एनसीएलटी insofar as applications or petitions are filed under section 7 and section 9 of the code. NCLAT will decide such applications on the footing that the limitation act will apply to the same। तो बेसिकली यह है कि लिमिटेशन एक्ट लगेगा, और कब से लगेगा, जो मतलब जब से ये कोड आया उसके बाद। अगला केस हम लिमिटेशन एक्ट पर और भी बहुत सारे सवाल आएंगे, उसमें हम कवर कर लेंगे इस चीज को। अगला केस इसमें आता था चित्रा शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या केस था, ये भी होम बायर्स के ऊपर ही है कि होम बायर्स दे हैव इफेक्ट ऑफ द कमर्शियल बोरिंग, सेक्शन 5 सबसेक्शन 8 सबसेक्शन 58F है ना। तो ऑर्डिनेंस केम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सीआईआरपी पीरियड। ये जो 58F में आया, जो एक्सप्लेनेशन वगैरह, ये सारा आपका आया था कब, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सीआईआरपी पीरियड। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया आर्टिकल 142। ठीक है, 142 में स्पेशल पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, टू इंक्लूड होम बायर्स इन सीओसी। तो उन्होंने कहा कि होम बायर्स को भी आप सीओसी में ले लो। ठीक है, रिलेटेड सेक्शन क्या है, सेक्शन 7 है आईडीबीआई वर्सेस जीआईएल वाला जो केस है इसमें, कि सीआईआरपी टू कमेंस फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर एंड आर्टिकल 142 इन्वोक किया गया, और होम बायर्स दे वर मेड एफसीज ऑन 6 जून 2018, जब से ये आपका ऑर्डिनेंस आया था। ठीक है, अब बात ये इसमें ये भी कुछ इशू आया कि वेदर द एससी हैज द पावर टू रिवाइव पीरियड प्रेस्क्राइब्ड बाय द कोड बाय अनदर 180 डेज, क्योंकि 180 डेज का पीरियड खत्म हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया, अनदर 180 डेज दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि भाई दे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस दे कैन गिव एनी सच डिसीजन। ठीक है, अगला केस था इसमें अनुज जैन आईआरपी फॉर जीआईएल वर्सेस एक्सिस बैंक लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था, जो जयप्रकाश इंडस्ट्रीज थी, इन्होंने मॉर्टगेज कर दी थी लैंड इन फेवर ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। ठीक है, और आईआरपी ने एप्लीकेशन फाइल की फॉर रिवर्सल ऑफ मॉर्टगेज, स्टेटिंग कि भाई ये जो है पीयूएफई ट्रांजैक्शन है, क्योंकि जो लेंडर्स थे वो लेंडर्स थे जयप्रकाश एसोसिएट्स के। ठीक है, जो लैंड थी वो जेपी इंफ्राटेक के पास थी। तो जेपी इंफ्राटेक ने अपनी लैंड जो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लेंडर्स थे उनके फेवर में मॉर्टगेज कर दी। अब जब जेआईएल की सीआईआरपी शुरू हुई तो जेआईएल ने बोला कि भैया ये लैंड तो हमारी है, ठीक है,
ये लैंड हमारी है, तो ये लैंड वाली ट्रांजैक्शन जो मॉर्गेज डीड है इसको रिवर्स करो। तो जो जयप्रकाश एसोसिएट्स के लेंडर थे उन्होंने कहा भाई हमें भी शामिल कर लो, हमें भी सीओसी में शामिल कर लो, क्योंकि हमने भी तो पैसा लेना है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें लैंड भी वापस करनी पड़ेगी और तुम्हें सीओसी में भी शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी allowed application and NCLAT set aside the order of adjudicating authority. तो क्वेश्चन ये है कि whether transaction in question are PUFE transaction। तो उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल ये PUFE ट्रांजैक्शन है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां एसोसिएटेड कंपनीज हैं, जयप्रकाश जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। तो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लेंडर्स को जो भी लैंड जेपी इंफ्राटेक ने मॉर्गेज की है वो उनको वापस करनी पड़ेगी, और जो इनके लेंडर्स की रिक्वेस्ट है कि भाई हमें भी शामिल कर लो सीओसी में, वो भी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनका तो इंटरेस्ट सिर्फ कंपनी बेचने में होगा, उनका इंटरेस्ट कंपनी की रिवाइवल में नहीं होगा। ठीक है, उनको तो अपने पैसे रिकवर करने हैं। तो यस, कोर्ट नोटेड दैट इवन व्हेन फर्निशिंग ए सिक्योरिटी may be one of the normal business practices, it would become part of ordinary course of business of a particular corporate entity only if it falls in place as part of the undistinguished common flow of business done. ठीक है, it is not arising out of any special or particular situation. ठीक है। उसके बाद में ये कहा कि जो एफसीज हैं, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं जयप्रकाश एसोसिएट्स के, whether they could be recognized as FC of JIL, उन्होंने कहा नहीं, ये मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी है, इट कैन बी ए डेट अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 10 ऑफ द कोड, बट इज नॉट एंड कैन नॉट बी ए फाइनेंशियल डेट। ठीक है, ये जो मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी है फाइनेंशियल डेट नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 5(8) ऑफ द कोड। तो क्योंकि ये फाइनेंशियल डेट नहीं है तो उसके क्रेडिटर नहीं है। ठीक है। अदर प्रिंसिपल जो इसमें डिसाइड हुए, द क्लास ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स शैल बी आइदर प्रिंसिपल डेटर और असाइनी ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ये जो मॉर्गेज वाला डेट है, मॉर्गेज वाला 5(8) में नहीं आएगा। मेरे ख्याल 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, है ना जी, क्योंकि ऐसा है डॉक्टर ने मुझे बोल रखा है ज्यादा मत बोला करो, तो थोड़ी देर 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। श्योर सर, श्योर, है ना। ओके, अब ये केस है हमारे पास स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ, इसमें यह था कि बहुत सारे इश्यूज थे। एक तो इशू ये था कि जो अपॉइंटमेंट है एनसीएलटी एनसीएलटी के मेंबर्स की, ये ठीक नहीं है जी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होती है और इसमें कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इश्यूज थे, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, आईबीसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की, एनसीएलटी के मेंबर्स की सिलेक्शन 29A को चैलेंज किया गया, 240A को चैलेंज किया गया, फिर डिफरेंशिएशन बिटवीन फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, है ना, और फिर आर्टिकल 14 सेक्शन 12, बहुत सारे इश्यूज इसमें थे। तो एक इशू जो ये था कि जो एनसीएलटी या एनसीएलटी के मेंबर्स की जो अपॉइंटमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी के थ्रू होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इसमें कोई इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें यह आया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू आ रही है इंस्टेड ऑफ एमसीए। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिस इज टू बी रेक्टिफाइड। एक इशू इसमें यह है कि भाई आपने एनसीएलटी तो बना दिए, है ना, लेकिन एनसीएलटी जो है वो आपके हर स्टेट में नहीं है, क्योंकि पहले तो क्या होता था हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन थी, अब हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन खत्म कर दी। तो अब इन्होंने कहा कि एनसीएलटी जो है दे शुड आल्सो बी इन एवरी स्टेट। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, हमें सर्किट ब्रांचेस एस्टेब्लिश करनी चाहिए एनसीएलटी की, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने माना। एक और इशू इसमें जो ये था वो ये था कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, उसमें कोई रियल डिफरेंस नहीं है। ठीक है भाई, क्रेडिटर तो क्रेडिटर ही होता है। तो इन्होंने ये कहा कि नहीं, देयर इज एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं। ठीक है ना। तो और आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो अलाउज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये तो कहता है यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन अकाउंट ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन वगैरह, लेकिन reasonable differentiation on the basis of a specific criteria is allowed।
ठीक है, जैसे कुछ कास्ट को भी रिजर्वेशन मिल जाती है ना, तो बहुत सारे बेसिस पर रिजर्वेशन मिल जाती है। तो वो कहता है इफ देयर इज एन इंटेलिजिबल डिफरेंस या इफ एन इंटेलिजिबल क्लास कैन बी कार्व्ड आउट, तो उस केस में आप ये जो है इट इज नॉट कंसिडर्ड डिस्क्रिमिनेटरी, और जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो रियल डिफरेंस है, एंड इट इज बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया बिकॉज देयर कंडीशंस आर डिफरेंट। एक इसमें ये था कि वेदर नोटिस इज टू बी गिवन टू सीडी बिफोर पासिंग एन ऑर्डर फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी, क्योंकि होता क्या है कि एंड एट व्हाट स्टेज दी सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम बी कंसिडर्ड। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो है एट द टाइम ऑफ सेक्शन 7 सब सेक्शन 5, आप जो है एक सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 देख लेते हैं क्या बोलते हैं। तो नोटिस कोई देना इन्होंने कहा जरूरी नहीं है, अगर कंडीशंस ऑफ डिफॉल्ट सेटिस्फाइड होती है तो एनसीएलटी कैन डायरेक्टली एडमिट एप्लीकेशन। कई बार होता ही है कि डायरेक्टर तो जेल में पड़े होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर जिन्होंने लोन लिया होता है वो फ्रॉड करके भाग जाते हैं, तो नोटिस देगा कहां पर बंदा। तो इन्होंने कहा कोई अगर डिफॉल्ट सेटिस्फाइड है तो कोई देने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं कि नोटिस देना उसको जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 बात करता है आपका कि वेदर वेयर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड that a default has occurred and application under subsection 2 is complete and there is no disciplinary proceeding, it may by order admit such application. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या देखना है, सेक्शन 7 की एप्लीकेशन एडमिट करने से पहले सबसे पहली बार डिफॉल्ट हुआ है, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं है जो आरपी प्रपोज्ड है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या करेगा, डिफॉल्ट हुआ है, एप्लीकेशन कंप्लीट है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, तो वो एप्लीकेशन एडमिट कर लेगा, नोटिस की कोई बात नहीं है। दूसरा क्या है, अगर डिफॉल्ट नहीं हुआ या एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो वो रिजेक्ट कर देगी। प्रोवाइडेड दैट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन गिव ए नोटिस टू द एप्लीकेंट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट इन हिज एप्लीकेशन विद इन 7 days ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो अब इसमें यह है कि भैया उसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको उसको नोटिस देने की अलग से कोई जरूरत नहीं है कॉर्पोरेट डेटर, अगर 7(5) की कंडीशंस फुलफिल होती हैं। ठीक है, सेक्शन 21 क्या बात करता है, सेक्शन 21 रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी एंड 24 मीटिंग्स ऑफ सीओसी आर डिस्क्रिमिनेटरी। तो इन्होंने कहा कि भाई जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी में सिर्फ आप फाइनेंशियल क्रेडिटर लेते हो, ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं लेते, ठीक है ना, या मीटिंग्स ऑफ सीओसी में भी क्या है कि हर एक को राइट टू वोट नहीं है, जो पुराना मैनेजमेंट है उसको राइट टू वोट नहीं है, जो रिलेटेड पार्टीज है उनको राइट टू वोट नहीं है, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा ये भी जो है डिस्क्रिमिनेटरी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगला बात आती है जो सेक्शन 12A है, सेक्शन 12A क्या है, सेक्शन 12A टॉक्स ऑफ विड्रॉल ऑफ द एप्लीकेशन। एक बार एप्लीकेशन जब एडमिट हो गई उसके बाद में विड्रॉल परमिटेड है या नहीं है, सेक्शन 12A उसका आंसर देता है। तो इसमें इशू ये था कि वेदर सेक्शन 12A derails the settlement process by requiring approval of at least 90% of COC and is violative of Article 14, क्योंकि 12A में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लगा रखी है कि भाई 90% मेजोरिटी से पास होना चाहिए विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। भाई विड्रॉल किसी भी स्टेज पे हो सकता है, अगर एप्लीकेशन आपने सिर्फ लगाई है, एडमिट नहीं हुई, उससे पहले तो विड्रॉल हो ही जाता है, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन लगाई, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एडमिट कर ली, उसके बाद अगर आपको विड्रॉ करना है तो वो फिर क्या है, वो फिर 90% मेजोरिटी से ही हो सकता है सीओसी की। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि क्या ये वायोलेटिव है, तो क्वेश्चन ये उठा कि ये वायोलेटिव है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो इट इज नॉट वायोलेटिव एंड एनसीएलटी कैन ऑलवेज सेट असाइड ऑर्डर अंडर सेक्शन 60। तो उन्होंने कहा वैसे भी हमारे पास सेक्शन 60 में पावर है एनसीएलटी और एनसीएलटी के पास, दे कैन ऑलवेज सेट असाइड द ऑर्डर। ठीक है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी पे सवाल उठाया गया कि क्या जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, आज की डेट में हमारे पास एक ही इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो उन्होंने कहा कि वेदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज वैलिड, तो उन्होंने कहा यस इट इज वैलिड।
अगला उठाया गया क्वेश्चन इस पे, वेदर पावर्स गिवन टू आरपी ऑफ एडजुडिकेशन अंडर द कोड एंड रेगुलेशंस, grant of adjudicatory power to a non-judicial authority is violative of basic aspects of dispensation of justice and access to justice. कि भाई आरपी को आपने इतनी पावर दे दी, ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटेड प्रोफेशनल है, ठीक है ना, तो आपने इसको इतनी पावर दे रखी है, क्या ये ठीक है? ठीक है, क्योंकि ये कोई जुडिशियल अथॉरिटी तो है नहीं, तो आपने नॉन जुडिशियल अथॉरिटी को ये सब पावर्स दे रखी हैं एडजुडिकेशन की, तो वेदर इट इज वायोलेटिव ऑफ बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरपी को हमने कोई एडजुडिकेटरी पावर नहीं दे रखी, ठीक है ना। सेक्शन 18 आप देख लो, सेक्शन 18 इट लेज डाउन ड्यूटीज ऑफ आरपी, ठीक है, इवन अंडर रेगुलेशन 35A, ठीक है। तो आरपी जो है, आरपी हैज टू मेक ए डिटर्मिनेशन एंड अप्लाई टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर अप्रोप्रिएट रिलीफ। भाई 35 क्या बोलता है? 35 बोलता है कि अगर आपकी पीयूएफई ट्रांजैक्शन है, तो पीयूएफई ट्रांजैक्शन में भी उसको फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन है और डिटर्मिनेशन है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करना है, वो खुद से नहीं डिसाइड कर सकता कि ये ट्रांजैक्शन पीयूएफई है या नहीं है, ठीक है। ये हमारा रेगुलेशन 35A, रेगुलेशन 35 बोलता है प्रेफरेंशियल एंड अदर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो उन्होंने कहा जो 35A में भी जो पीयूएफई ट्रांजैक्शंस के बारे में भी हमने बोला है कि आरपी खुद से डिसाइड नहीं करता कि ये पीयूएफई ट्रांजैक्शन है या नहीं है, ही हैज टू मेक ए डिटर्मिनेशन और एक्चुअली उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करना पड़ता है फॉर एप्रोप्रिएट रिलीफ। अच्छा आगे चलते हैं। इसके बाद बोलता है कि वेदर सेक्शन 29 इज कॉन्ट्ररी टू ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड बाय द कोर्ट। ये जो सेक्शन 29 है कि क्या 29 है? नहीं, एक्चुअली मेरे ख्याल से 29 ही होना चाहिए, है ना। और ये क्या 29 जो है इट इज टू बी, ये 29A ही की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। तो हाँ, ये 29 नहीं होना चाहिए, 29 ही होना चाहिए, कोई नहीं, इसको ठीक कर लेंगे। और जो 29A है, वेदर इट इज टू बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, तो उन्होंने कहा कि रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कैन अप्लाई प्रोवाइडेड ही पेज ऑल हिज डेट्स एज पर 29AC। वो हमने वो सतीश कुमार गुप्ता आर्सलर मित्तल वाले केस में भी देखा ना, सुप्रीम कोर्ट ने आपको अप्लाई अलाउ कर दिया था। ये वाला जो केस हम देख रहे थे यहाँ पर, ये सीओसी ऑफ एसआरसी लिमिटेड, यहाँ पर यही किया था ना सुप्रीम कोर्ट ने, इनको अलाउ कर दिया था कि भैया आप पेमेंट दे करके, ये आर्सलर मित्तल वाले केस में, कि भाई आप वापस आ जाओ, ठीक है ना। तो आर्सलर मित्तल वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई ठीक है, आपके रिलेटेड पार्टी के एनपीए हैं, तो आप पैसे दे करके इनका एनपीए क्लियर कराओ और आप आ जाओ, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन जाओ। ये इश्यू था इसमें, ठीक है। और क्या ये भाई 29A जो है क्या कॉन्ट्ररी? नो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या वेदर 29A इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैलफिजेंस? नहीं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैलफिजेंस से भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एंड वेदर डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव शुड बी नॉसिटर सोर्सेस विद कैटेगरीज ऑफ पर्संस मेंशन्ड इन एक्सप्लेनेशन 1 to सेक्शन 29A(j). तो उन्होंने कहा कि रिलेटेड पार्टी वुड इंक्लूड ओनली द पर्संस कनेक्टेड विद बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो जैसे अगर हम 29A(j) का एक्सप्लेनेशन 1 पढ़े, 29A में क्लॉजेज हैं बहुत सारी, तो उसमें क्या है कि जो रिलेटेड पार्टी है उसमें अगर आपके कनेक्टेड पर्सन की रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, तो उसमें क्या है, सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप है आपका, तभी वो इनएलिजिबल है, अदरवाइज वो इनएलिजिबल नहीं आता है। क्योंकि यहाँ एक बार 29A(j) पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा 29A(j). 29A(j) में क्या कहता है? हैज ए कनेक्टेड पर्सन नॉट एलिजिबल अंडर क्लॉजेस A to I, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन क्लॉज 3 of explanation 1 shall apply to resolution applicant where such applicant is a financial entity and is not a related party, ठीक है। और explanation 3 क्या बोल रही है? The holding company, subsidiary company, associated company or related party of a person referred to in clauses 1 and 2, ठीक है।
तो बात करता है कि अगर कोई प्रमोटर है या मैनेजमेंट में या कंट्रोल में है, या फिर वो वुड बी प्रमोटर है, या फिर होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है, या रिलेटेड पार्टी है, 1 और 2 का, प्रमोटर का या जो इंटेंडिंग प्रमोटर है उसका। लेकिन किस केस में अप्लाई नहीं होती, वो कहता है अगर फाइनेंशियल एंटिटी है और रिलेटेड पार्टी नहीं है। बात वो इसमें ये कहता है कि 29A का जो एक्सप्लेनेशन 1 है, ये कहता है कि भाई जो जिसका बिजनेस एक्टिविटी है, मतलब जो फाइनेंशियल एंटिटी है, फाइनेंशियल एंटिटी होने की वजह से अगर वो होल्डिंग कंपनी बन गई या सब्सिडरी कंपनी बन गई या एसोसिएट कंपनी बन गई या रिलेटेड पार्टी में आ गई 524 में, क्योंकि उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ कैपिटल है, ठीक है ना। या भाई कंपनी ने मान लो शेयर खरीद, बैंक ने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे, उस वजह से वो 524 अट्रैक्ट हो गया उसके ऊपर, तो वो कहता है कि बिजनेस एसोसिएशन तो नहीं है ना उसका, उसका पर्पस कंट्रोल करना नहीं है, ठीक है। मान लो उसने कोई रिडीमेबल डिवेंचर खरीद रखे थे, कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीद रखे थे, उस वजह से उसके पास शेयर्स आ गए, है ना। तो फाइनेंशियल एंटिटीज के केस में इन्होंने रिलैक्सेशन दी है 29A में। उसका रीजन इन्होंने दिया कि भाई क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी से रिलेशन नहीं है, तो जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड पार्टी है वही कवर्ड है, ठीक है। अगला केस देखते हैं हम इसमें। सर कैन यू एक्सप्लेन इट स्लाइट बिट मोर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है, देखो 29A तो आपने पढ़ा ही होगा। 29A में क्या है, A2 ये जो क्लॉजेस है, सबसे पहले तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, वो तो क्लियर है। विलफुल डिफॉल्टर है, विलफुल डिफॉल्टर में आरबीआई की लिस्ट के हिसाब से देख लेता है। सी में कहता है भाई जिसका एनपीए अकाउंट है वो एलिजिबल नहीं है, एनपीए अकाउंट है 1 साल से पुराना, ठीक है। और अगर कोई अगर पेमेंट कर देता है तो वो भी आपका वो बन सकता है। ये पेमेंट कब करता है, बिफोर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। ये जो 29A है क्या, 29A जो है वेरियस इन एलिजिबिलिटी की बात करता है कि भाई जो आदमी कंपनी खरीदने जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो पहले से ही बेकार आदमी है, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट तो क्या कंपनी खरीदेगा, या विलफुल डिफॉल्टर है पहले से ही, या उसका कोई अकाउंट है, या उसके प्रमोटर का कोई अकाउंट, या जिस कंपनी को वो कंट्रोल कर रहा है उसका अकाउंट एनपीए है, तो वो नहीं खरीद सकता। अगर फिर भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहता तो वो पेमेंट करके आए बिफोर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। और इनमें भी क्या है कि कई जगह पर ये चीजें रिलेटेड पार्टी पर लागू नहीं होती, अगर जो फाइनेंशियल एंटिटी है। फाइनेंशियल एंटिटी में क्या है, फाइनेंशियल एंटिटी मान लो एक बैंक है, ठीक है। अब एक बैंक के पास एक कंपनी के रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वो कन्वर्टेबल डिबेंचर हो गए कन्वर्ट इक्विटी में। अब 524 क्या बताता है, 524 बताता है कि आपके पास 2% से ज्यादा किसी कंपनी की कैपिटल है तो उस कंपनी के आप रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। मान लो उसके पास इसी कंपनी के डिबेंचर होते, ठीक है। कई बार क्या होता है, बाई वे ऑफ सिक्योरिटी रख देते हैं उस कंपनी के पास, तो अगर उस कंपनी के मान लो डिबेंचर है, उसके पास शेयर हो गए, शेयर 2% से ज्यादा हो गए, वो 524 में रिलेटेड पार्टी बन गई, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि अगर फाइनेंशियल एंटिटी है तो उस पर ये क्लॉज लागू नहीं होगी। या फिर किस पर लागू नहीं होगी, एक आदमी जिसका काम ही पुरानी कंपनियां खरीदना है, अब वो उस पुरानी कंपनियां खरीदने में ये जो 1 साल का पीरियड है एनपीए वाला, ये 3 साल मान लिया जाएगा उसको। ये हमारी क्लॉज सी कहती है। और सेक्शन 240A क्या बोलता है, सेक्शन 240A बोलता है कि जो क्लॉज सी है या क्लॉज एच है, अगर किसी एमएसएमई की सीआईआरपी चल रही है तो फिर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट में ये इनएलिजिबिलिटी नहीं देखी जाएगी, सी और एच वाली। सी क्या एनपीए है, और फिर डी कौन सी है, डी है कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट, ठीक है। उसको 2 साल या 7 साल की सजा हो चुकी है तो वो फिर इनएलिजिबल है, ठीक है। लेकिन अगर उसको जेल से छूटे 2 साल हो गए तो फिर वो एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और फिर उसके अलावा ये जो क्लॉज है ये किसी कनेक्टेड पर्सन पर लागू नहीं होगी, जो कि रेफर्ड दिया गया है ये होल्डिंग कंपनी के केस में, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएटेड कंपनी या रिलेटेड पार्टी, उसमें लागू नहीं। 29A पर हमारा पूरा का पूरा लेक्चर है, अलग से वीडियो, उस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन ब्रीफ क्या है, 29A टॉक्स ऑफ इनएलिजिबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। तो उसमें उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दी है जो फाइनेंशियल एंटिटीज हैं विच आर रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर, बेसिकली बैंक्स मान लीजिए आप, ठीक है ना।
तो अगर बैंक होने की वजह से, अगर है ना, तो अगर आप होल्डिंग कंपनी बन गए हो या सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी या रिलेटेड पार्टी बन गए, तो फिर आप पर ये वाली इनएलिजिबिलिटी अप्लाई नहीं होगी। वो कहता है कि बिजनेस एसोसिएशन की वजह से, भाई आप एक कंपनी को कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है ना, और आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, विलफुल डिफॉल्टर हो, जेल हो चुकी है, सेबी ने आपको प्रोहिबिट किया हुआ है ना, कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, तो आप, या एनपीए अकाउंट है आपका, तो ये सारी चीजों में आप इनएलिजिबल हो। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल एंटिटी हो, रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, तो आपका पर्पस तो उस कंपनी को कंट्रोल करना है ही नहीं। अगर आपके पास बीइंग ए बैंक, बीइंग ए फाइनेंशियल एंटिटी, किसी कंपनी की आप होल्डिंग कंपनी बन गए, सब्सिडरी बन गए, एसोसिएट बन गए, तो भी आप इनएलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये इतनी सी बात है। क्लियर है अब? जी क्लियर। आगे देखते हैं। ये कहता है कि वेदर एग्जम्पशन ग्रांटेड टू एमएसएमई फ्रॉम सेक्शन 29 इज वैलिड। यस, तो एमएसएमई के लिए सेक्शन 240 ए हमारा बोलता है, 240 कैपिटल ए, कि भाई अगर किसी एमएसएमई की कोई सीआईआरपी या प्रीपैक चल रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको क्लॉज सी या क्लॉज एच नहीं देखना है। क्लॉज सी बात करती है एनपीए अकाउंट आपका 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और एच बोलती है कि अगर किसी कंपनी की सीआईआरपी शुरू हो गई, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन किसने लगाई, उसकी एप्लीकेशन एक क्रेडिटर ने लगाई। कौन सा क्रेडिटर? वो क्रेडिटर जिसको किसी गारंटर ने गारंटी दी थी, ठीक है, और उसकी गारंटी इन्वोक हो गई, और गारंटी इन्वोक होने के बाद वो पेमेंट नहीं हुई। रामलाल ने श्यामलाल को एक गारंटी दे रखी है, ठीक है, श्यामलाल ने कंपनी से पैसे लेने, कंपनी ने पैसे नहीं दिए, कंपनी ने पैसे नहीं दिए, तो श्यामलाल ने सोचा यार रामलाल ने तो गारंटी दे रखी है, मैं इसकी गारंटी इन्वोक कर देता हूं। उसने भी पैसे नहीं दिए, श्यामलाल ने भी, अब रामलाल ने भी नहीं दिए, तो ये क्या करने लगा, श्यामलाल ने फिर क्या किया, सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगा दी, ऑपरेशनल क्रेडिटर था, या सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगा दी, फाइनेंशियल क्रेडिटर था, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन किसने लगाई, एक क्रेडिटर ने लगाई। कौन सा क्रेडिटर? जिसकी गारंटी, जिसने गारंटी इन्वोक की। किसकी गारंटी इन्वोक की? जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाहता है। अब रामलाल मान लो उस कंपनी को खरीदना चाहे तो वो नहीं खरीद सकता, ठीक है, लेकिन अगर वो कंपनी एमएसएमई है तो फिर भी खरीद सकता है। ये है क्लॉज सी और क्लॉज एच, ठीक है, ये 1-2 दिन पहले हमने केस स्टडी में भी डिस्कस किया था, क्योंकि वहां पर अगर सेक्शन 240 ए है, वहां पर वर्ड है एनी, ठीक है। उसके बाद में अब ये क्या कहता है कि जो सेक्शन 53 है, वेदर इट इज वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 53 क्या बोलता है, 53 बोलता है वाटरफॉल मैकेनिज्म, तो उन्होंने कहा नहीं, दिस इज नॉट वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। अगला केस आता है हमारे पास, बाबूलाल वर्दर जी गुर्जर। इस केस में क्या हुआ, इसमें ये कहा कि जो सेक्शन 18 है ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, वेदर इट कैन बी अप्लाइड टू द कोड, ठीक है। सेक्शन 18 क्या बोलता है, सेक्शन 18 बोलता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, कि आपने किसी डेट को एक्नॉलेज कर लिया। भाई हर साल आप क्या करते हो, एक पार्टी से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट साइन करवा लेते हो, वो एक किस्म से रिन्यूअल हो जाता है, ठीक है ना, कि आपका डेट उस डेट से रिन्यू हो गया। तो वो कहता है कि जो सेक्शन 18 है ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, वेदर इट कैन बी अप्लाइड टू द कोड। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस केस में हुआ क्या था कि लोन जो है वो एनपी हो गया था आपका 21/7/2011 को, ठीक है। लेंडर ने क्या किया, लेंडर ने अपना लोन असाइन कर दिया टू जीएमएफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 30/3/2013 को, और रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हुई अगेंस्ट सीडी इन 2013 वाया डीआरटी एंड सरफेसिया, ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट आपका 2011 को हो गया। तो उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 18 है ऑफ द लिमिटेशन एक्ट व्हिच टॉक्स ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, वो इस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि प्राइमा फेसी एज अपीयर फ्रॉम इलस्ट्रेटिव रेफरेंस ऑफ सेक्शन 18 ऑफ लिमिटेशन एक्ट पैरा 21 ऑफ जिग्नेश शाह had only been in relation to the suit or other proceeding wherever it could apply and where the period of limitation could get extended because of acknowledgement of liability। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो
सेक्शन 18 है इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एप्लीकेशन इज टाइम बार्ड सिंस 3 years has elapsed and date of default is date of account declared NPA। इसमें यह भी कहा गया कि डिफॉल्ट इज ए वन टाइम अकरेंस, डिफॉल्ट एक बार हो गया तो उसी डेट से ही माना जाएगा। 21/7/2011 से 21/7/2011 से आपको एप्लीकेशन 3 साल, लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है, लिमिटेशन एक्ट बोलता है किसी से पैसे लेने हैं तो 3 साल के अंदर आप सूट फाइल कर दो, नहीं कर सकते तो आप फिर वो रिकवरी खत्म आपकी, ठीक, टाइम बार्ड हो जाती। अगला केस इसमें आता है केस शशिधर वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक। इसमें इशू क्या था, एक्चुअली हुआ क्या था? Sir, if he has shown liability in his books and then same has been available in the ROC, so still it will be, it will be a time bar, the 3 year stuff. He has acknowledged that he owes some money and he is carrying it in the books of account. Actually, simply carrying a liability in the books of account is no proof. Actually, it has to be proved independently. Sometimes books say certain things which are not in reality. देखो IBC जब आता है ना तो everything has to be looked afresh by the IRP or RP. Sometimes there are certain book entries only. So simply the books cannot be the documentary evidence. So independent documentary evidence has to be given. Okay. Next is this case Shashidhar versus Indian Overseas Bank. अब इस केस में क्या हुआ कि ये कहा, कई बार क्या होता है कि अब पहले क्या थी लिमिट, इसमें थी 50%, ठीक है। यहां पर लिमिट कितनी आ गई, यहां पर लिमिट हो गई इसमें आप ना 66.69% के ऊपर। अब इसमें NCLT affirmed the order passed by NCLT of rejection of resolution plan and passing liquidation order। क्या होता है, एक बार लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया, बीच में लिमिट आपकी चेंज हो गई। इन्होंने पहले जब 60 आपके ये जो लिमिट है 66% वाली फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, अर्लियर इट वाज 75%। जब ये लिमिट 75% थी तब ये प्लान रिजेक्ट हो गया था क्योंकि इसको 66.69% वोट मिले थे। बाद में ये परसेंटेज हो गई चेंज, जब परसेंटेज चेंज हो गई तो COC वाले वहां पर पहुंच गए कि भैया अब तो ये लिमिट चेंज हो गई है, तो जब हमारी ये लिमिट चेंज हो गई है तो आप हमारा लिक्विडेशन ऑर्डर को रिवर्स कर दो, ठीक है। NCLT ने कहा नहीं भाई हम नहीं कर सकते, वो NCLT में चले गए। NCLT ने भी कहा कि NCLT का डिसीजन ठीक है लिक्विडेशन ऑर्डर पास करने का, ठीक है। तो बात ये क्वेश्चन ये उठा कि वेदर द परसेंटेज ऑफ वोटिंग शेयर इन सेक्शन 30 सबसेक्शन 4 इज मैंडेटरी, तो उन्होंने कहा यस इट इज मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेदर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन reckon any other factor than mentioned in section 30 subsection 2 and 61 subsection 3। क्योंकि वहां पर क्या है, सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 में क्या है कि आपका जो रिजेक्शन है वो किस ग्राउंड्स पर हो सकता है, ये ग्राउंड्स दिए गए सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 और अपील के लिए ग्राउंड्स दिए गए सेक्शन 61 सबसेक्शन 3 में। इन्होंने कहा कि ऑन रिसीट ऑफ रिजेक्टेड रेजोल्यूशन प्लान, क्योंकि यहाँ पर आपका जब उस टाइम मेजोरिटी कितनी रिक्वायर्ड थी 75, आपका कितनी मेजोरिटी से पास हुआ 66.69, NCLT ने रिजेक्ट कर दिया, सही किया। NCLT में गए, NCLT ने भी बोला जो NCLT ने किया सही किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला सही किया। ऑन रिसीट ऑफ रिजेक्टेड रेजोल्यूशन प्लान adjudicating authority has to pass liquidation order, and on approved resolution plan adjudicating authority has to examine within section 30 subsection 2। उन्होंने कहा कि भाई दो ही बातें होंगी, रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होके आएगा, अगर अप्रूव होके आएगा तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या देखना है 30 सबसेक्शन 2 की कंडीशंस देखनी है, अगर रिजेक्ट होके आया तो उसको लिक्विडेशन ऑर्डर पास करना। ये नहीं कि रिजेक्ट होके आया तब भी वो 32 वाली कंडीशंस देखने लगे, तब कुछ ना करना ही नहीं, उसको लिक्विडेशन ऑर्डर पास करना, ठीक है। एंड रोल ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन रेजोल्यूशन प्लान, इन्होंने कहा कि भाई रिगार्डिंग रोल ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो RP हैज टू वेट एंड वेरीफाई द रेजोल्यूशन प्लान in compliance
of section 30 subsection 2 is not to express opinion on matters in domain of COC. तो COC ने जो डिसीजन लिया वो सही डिसीजन लिया, उसको ये नहीं देखना, उसको तो सिर्फ ये देखना है कि सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 वाली कंडीशन जो मैंने अभी अभी पढ़ी कि उसमें इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है या नहीं है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन का प्रोविजन है कि नहीं है, ऑपरेशनल क्रेडिटर को या जो डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उनको प्रॉपर पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, ये सब चीजें उसको देखनी है। बाकी उसको जो है जो COC का डोमेन है उसमें उसको नहीं जाना है, ठीक है। और क्या ये जो अमेंडमेंट है 6/6/2018 वाली, क्या ये प्रोस्पेक्टिव है? उन्होंने कहा यस प्रोस्पेक्टिव है। क्यों? उन्होंने कहा जी अब तो मिलॉर्ड अब तो 66 हो गया, पहले तो 75 था, तो 66 में लिक्विडेशन ऑर्डर आप रिवर्स कर दो। उन्होंने कहा नहीं, ये जो है ये प्रोस्पेक्टिव है। उस टाइम आपका COC वालों ने सही रिजेक्ट किया क्योंकि 75 नहीं थी आपके पास, तो अब ये दोबारा रिवर्स नहीं होगा, लिक्विडेशन ही होगा। अगला केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स। अब इसमें क्या इशू आता है? इशू ये आता है कि क्या जो स्पेक्ट्रम है whether it can be subjected to proceedings under the code or in case of sharing how the payment is made by the telecom service provider, and in case of trading how the liability of seller and buyer is determined. कई बार क्या होता है भाई, देखो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अब उसका तो उसके बाकी तो एसेट्स कुछ होते नहीं, उसके पास लाइसेंस होता है। अब अगर स्पेक्ट्रम लाइसेंस ही उसका रिवोक कर दे तो फिर वो कंपनी कैसे चलाएगा? इन्होंने ये कहा कि भाई इन केस पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इज अंडर सेल, लायबिलिटी ऑफ द बायर विद रिस्पेक्ट टू पास्ट ड्यूज ऑफ द सेलर शैल नॉट अराइज, ठीक है। इन केस एंटायर स्पेक्ट्रम इज सोल्ड, past dues of seller is liability of buyer except the amount if any found recoverable after the effective date of trade, and in such a situation the liability of such dues of buyer and seller would be jointly and severally, and government at its discretion is entitled to recover such amount. बात ये है, अब आप स्पेक्ट्रम की सेल कर रहे हो, ठीक है, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो स्पेक्ट्रम सेल कर रहा है, तो जो ट्रेडिंग उनके बीच में हो रही है, जो पुराने ड्यूज हैं उसकी लायबिलिटी किसकी होगी, इस पर भी क्वेश्चन उठा। तो इन्होंने कहा कि लायबिलिटी ऑफ द बायर विद रिस्पेक्ट टू द पास्ट ड्यूज ऑफ द सेलर शैल नॉट अराइज, ठीक है। जो बायर है वो पास्ट ड्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। एंड इन केस एंटायर स्पेक्ट्रम इज सोल्ड, पास्ट ड्यूज ऑफ सेलर is liability of buyer except the amount if any found recoverable after the effective date of trade, and in such a situation the liability of such dues of buyer and seller would be jointly and severally, and government at its discretion is entitled to recover such amount. And shared operator TSP cannot be settled with the liability to pay the past dues of AGR of license that have shared the spectrum with the original licensees. बात कई बार ये होता है कि भाई नया बायर आ गया तो नए बायर क्या पास्ट ड्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये इसमें इशू आया था, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनल लाइसेंसी है उसकी लायबिलिटी के साथ नए वाले बायर को आप सेटल नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट फ्रेम्ड सम जुडिशियल क्वेश्चंस एंड आस्क्ड NCLT टू एग्जामिन द सेम। बेसिकली ये है कि अगर आप स्पेक्ट्रम सेल कर रहे हो तो शेयरिंग में जो है एंड पेमेंट जो है हाउ पेमेंट इज मेड बाय द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, बेसिकली जो नया बायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पुराने सेलर के कुछ ड्यूज हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर इस केस में है। अगला इसमें क्वेश्चन आता है के किशन वर्सेस विजय निर्माण। इस केस में क्या हुआ कि आर्बिट्रेशन ऑर्डर वाज पास्ड अगेंस्ट द ऑपरेशनल डेटर व्हिच वाज नॉट फाइनली एडजुडिकेटेड अपॉन, ठीक है। कि आर्बिट्रेशन ऑर्डर पास हो गया था लेकिन फाइनल एडजुडिकेशन नहीं हुआ था। कई बार क्या होता है, अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड आपका पास हो गया तो उसके बाद में आपके पास अपील करने का राइट रहता है, या मान लीजिए अपील का अभी टाइम ही पूरा नहीं हुआ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 1 महीने का टाइम है और वो आपका टाइम ही पूरा नहीं हुआ, तो उस केस में आप IBC की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि डिस्प्यूट पेंडिंग है। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड फाइनली एडजुडिकेट अपॉन हो गया
तो उस केस में आप एप्लीकेशन लगा सकते हो क्योंकि कोई डिस्प्यूट एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें क्वेश्चन ये था कि वेदर कोर्ट कैन बी इन्वोक्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑपरेशनल डेट where an arbitral award has been passed against the operational debtor which has not been finally adjudicated upon। तो उन्होंने कहा नहीं, इस केस में आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते आईबीसी की क्योंकि अभी डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये कि वेदर सेक्शन 238 ऑफ द कोड सुपरसीड्स आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। तो उन्होंने कहा यस, अगर कहीं इनकंसिस्टेंसी है तो उस केस में ये अपना आईबीसी विल प्रिवेल। लेकिन अभी प्रेजेंट केस में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है क्योंकि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया है लेकिन फाइनली एडजुडिकेट अपॉन नहीं हुआ है। तो उस केस में डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, आप आईबीसी में एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। एक और केस देख लेते हैं, एसबीआई वर्सेस मेटेनर लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ कि whether an IP who had been in employment of FC can be appointed as RP। क्वेश्चन ये था कि एक एसबीआई का पास्ट एम्प्लॉय था, एसबीआई की एम्प्लॉयमेंट छोड़ करके उसने एग्जाम पास किया, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन गया। जिस कंपनी में वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बना वो एप्लीकेशन एसबीआई ने ही लगाई थी। तो क्वेश्चन ये उठा कि जो आदमी फाइनेंशियल क्रेडिटर का पास्ट एम्प्लॉय रह चुका है तो क्या उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा कि भाई वो तो बायस्ड प्रेजुडिशियल वे में एक्ट कर सकता है क्योंकि उस कंपनी में वो 34 साल काम कर चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हुआ क्या था, इसमें आरपी को पहले ही हटा दिया गया था, दूसरा आरपी सेलेक्ट कर लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ठीक है, आपने ये जो एक्शन ले लिया इस पर हम कोई अब इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन इट शुड नॉट बी टेकन एज प्रेसिडेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आदमी किसी कंपनी का पास्ट एम्प्लॉय है तो उसका आईपी नहीं बन सकता। ठीक है, क्वेश्चन इसमें ये था बेसिकली। अगला केस देखते हैं कि मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ, इसमें यह था कि पिटिशनर जो है वो होम बायर्स थे। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास 21 सेक्शन आता है तो 21 में एक तो आता है कि जो मिनिमम क्रेडिटर्स या अलॉटीज कितने होने चाहिए है। उसके बाद में इनएलिजिबल कॉर्पोरेट डेटर वेदर इट कैन इनिशिएट सीआईआरपी अगेंस्ट अनदर सीडी। ठीक है, दूसरा न्यू मैनेजमेंट टू मेक ए क्लीन ब्रेक विद द पास्ट एंड स्टार्ट ऑन अ क्लीन स्टेट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन थे इसमें। तो वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट मेड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सेक्शन 11 एंड इंसर्शन ऑफ सेक्शन 32A इम्प्यूग्ड अमेंडमेंट्स इट वाज चैलेंज्ड। जैसे 32A क्या बोलता है, 32A जो नई मैनेजमेंट है, जो नया प्रमोटर है, उसको इम्यूनिटी ग्रांट करता है कि भाई जो पुराने वाला डायरेक्टर है, मान लो उन्होंने कोई फ्रॉड कर लिया, ठीक है, अब नए डायरेक्टर आ गए, नया मैनेजमेंट आ गया, उसका पुराने से कुछ लेना देना नहीं, उन्होंने कंपनी खरीद ली, उनके अगेंस्ट में आप एक्शन नहीं कर सकते, ना उस कंपनी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, ना नए प्रमोटर के। या तो आप ये प्रूव करो कि नया भी पुराने से मिला हुआ है, तब तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 32A ये बोलता है इन ए नटशेल। ठीक है ना, तो सेक्शन 32A को चैलेंज किया, इन्होंने कहा ठीक है, ये कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जहां तक अमेंडमेंट्स मेड है अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, ये 7 सबसेक्शन 1 एक बार खोल लीजिए तो उसकी अमेंडमेंट, ये लास्ट केस डिस्कस करेंगे हम। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 की अमेंडमेंट एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में क्या है, क्या बोलता है, ए फाइनेंशियल क्रेडिटर आइदर बाय इटसेल्फ और जॉइंटली विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। क्योंकि ये जो अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है ना, ये 6 जून को आया था, पहले नहीं था ये। ठीक है, और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर एज में नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइल एन एप्लीकेशन। तो ये क्या कहता है, या तो खुद फाइल कर सकते हो या जॉइंटली कर सकते हो विद अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो ये जो अमेंडमेंट आई रिगार्डिंग अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, इसको चैलेंज किया गया। तो उन्होंने कहा ये जो अमेंडमेंट है ये वैलिड है। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट है इट इज प्रोस्पेक्टिव। अब इसमें हुआ क्या, हुआ इसमें ये था कि ये जो पेंडिंग एप्लीकेशन थी उनको 2 महीने का पीरियड दे दिया गया फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, और सिर्फ इन्हीं एप्लीकेशंस को ये पीरियड दिया गया। क्योंकि इन्होंने कहा, भाई इन्होंने क्या कहा, एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले अगर एक होम बायर भी होता था ना, मान लो 1 लाख रुपए का डिफॉल्ट था टोटल,
वो क्या होता था, एक बंदा भी कोर्ट में पहुंच जाता था, वो कहता था मैं तो कंपनी बंद करा दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर अमेंडमेंट क्या आई थी, ये अमेंडमेंट आई थी मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिटर्स या अलॉटीज। इन्होंने कहा भाई कम से कम या तो 100 अलॉटीज हो, ठीक है, या फिर 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हो, तभी हम अलाउ करेंगे। ठीक है, ये अमेंडमेंट आई आपके 6 जून को। तो 6 जून से पहले तो एक बंदा भी कर सकता था। अब इन्होंने कहा भाई हम 100 कहां से ढूंढ के लाए, होम बायर जो है ये तो अलग अलग स्टैंडर्ड है, हम एक दूसरे को जानते थोड़ी हैं, प्रमोटर जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, या प्रमोटर है ही नहीं वहां पर। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, आपस में कम्युनिकेट करने का। हम आप कह रहे हो कि ये ढूंढ के लाओ, हम कहां से ढूंढ के लाए भाई, है ना। तो इन्होंने अल्टीमेटली ये कहा, एक मिनट, तो इन्होंने ये कहा भाई ऐसा है कि हम 100 कहां से ढूंढ के लाएं, आपने एकदम से अमेंडमेंट ले आए 6 जून को, पहले तो एक बंदा भी कर सकता था। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, ये अमेंडमेंट जो है ये प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है, और हम आपको 2 महीने का टाइम देते हैं। इस 2 महीने के टाइम में आप या तो एप्लीकेशन को अपनी अमेंड कर लो। एप्लीकेशन अमेंड का मतलब ये, या तो आप 100 ढूंढ के ले आओ, या 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन विड्रॉन मान ली जाएगी। और ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ इन्हीं लोगों को दी गई। बाद में तो ये है कि भाई 100 कम से कम होने चाहिए, या 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में जो होम बायर्स हैं वही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो सेक्शन 11 आया, तो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11 ये बोलता है कि ये जो है ये क्लैरिफिकेटरी नेचर है। तो सेक्शन 11 में क्या एक्सप्लेनेशन आया था वो देख लेते हैं, एक मिनट। सेक्शन 11 में ये एक्सप्लेनेशन आया था हमारा, एक तो ये for the purpose of this section a corporate debtor includes a corporate applicant in respect of such corporate debtor, that nothing in this section shall prevent a corporate debtor from initiating CIRP against the any other। देखो सेक्शन 11 क्या बोलता है, सेक्शन 11 ये बोलता है कि कौन कौन से लोग एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। कौन से नहीं लगा सकते, जो अभी अभी अस्पताल से निकल के आए हैं, किसी की CIRP हुई है, किसी का लिक्विडेशन ऑर्डर हुआ है, या 12 महीने हुए हैं, वो लोग एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। लेकिन जो आदमी खुद अस्पताल में बैठा हुआ है वो दूसरे को तंग कर सकता है, मतलब जिसकी CIRP चल रही है वो दूसरे आदमी के अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है। ये हमारा एक्सप्लेनेशन 11 का ये 3rd पॉइंट एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट ए कॉर्पोरेट डेटर रेफर टू इन क्लॉज A to D फ्रॉम इनिशिएटिंग CIRP अगेंस्ट अनदर कॉर्पोरेट डेटर। तो उन्होंने कहा ये जो है ये क्लैरिफिकेटरी नेचर है एंड इट इज एप्लीकेबल विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो यही तक था आज की कथा यही समाप्त होती है, बाकी फिर आगे देखते हैं। किसी ने कोई सवाल